अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सब लोग के? उम्मीद है खैरियत से हैं आप लोग। ठीक ठाक हैं। अच्छा, आपको अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं स्टार्ट करूँ आज का लेक्चर। ओके, क्लियर। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग देयर एवरी डे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है दैट इज प्रोग्रामिंग। व्हाट बेसिकली प्रोग्रामिंग इज एंड हाउ वी कैन राइट आवर ओन प्रोग्राम। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है, अगेन उनको प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता। सो आई एम गोना स्टार्ट विद वेरी बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट प्रोग्रामिंग इज एंड हाउ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली वर्किंग, ताकि हमें आइडिया हो सके कि जिन बेसिक चीज़ों के लिए हम लोग मार्केट में जाके बहस कर रहे होते हैं, समटाइम्स हार्ड कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, और सीपीयू व्हाट इज सीपीयू, ये सारी चीज़ें करती क्या है और ये काम कैसे करती हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग बेसिकली आप समझ लें कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है, जो भी लैंग्वेज है हमारी, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए जिस सिंटैक्स को हम यूज करते हैं उसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है। अपनी बात कंप्यूटर को समझाने के लिए जो हम लोग सिंटैक्स यूज करते हैं, जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जो नंबर्स यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है। और उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है। कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आम लोगों को नहीं पता, सिर्फ उनको पता जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने एटलीस्ट इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंसेज रखी हुई थी प्री इंजीनियरिंग से पहले, उनको पता होगा। वैसे आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। ठीक है। तो कंप्यूटर को अपनी आपने बात समझानी है, उसके लिए आप एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो दो तरह की होती हैं, हाई लेवल होती हैं और लो लेवल होती हैं। ठीक है। हाई लेवल वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा करीब हो, और लो लेवल वो होती हैं जो सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा करीब हो। यानी जो बाइनरी से रिलेटेड लैंग्वेजेस होंगी वो होंगी लो लेवल, और जो ज्यादा अल्फाबेटिक और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा रिलेटेड होंगी, जिसका सिंटैक्स ह्यूमन रिलेटेड ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों का। ठीक है। अब बाइनरी क्या चीज है? बाइनरी का वर्ड बोला तो कईयों को बाइनरी का भी नहीं पता होगा। ठीक है। सो वन बाय वन चीजों को देखते हैं। आज के टॉपिक के अंदर मुझे बोर्ड भी यूज करना पड़ेगा, वाइट बोर्ड, और आपको पता है कि लास्ट टाइम वाइट बोर्ड जब यूज किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। सो मेरे साथ बियर कीजिएगा, जिस तरह का भी जो है वो पेज पे ड्रॉ हो, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अच्छा जी, बाइनरी का मतलब होता है लैंग्वेज जिसके अंदर दो बेसिक डिजिट होते हैं, एक होता है वन और एक होता है आपके पास जीरो। ठीक है। वन और जीरो की फॉर्मेट के अंदर जब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को कोई भी चीज आपने समझानी है तो कंप्यूटर उसे वन और जीरो की फॉर्मेट में समझता है। ठीक है। ये वन और जीरो, दीज आर बेसिक बिट्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब बिट का मतलब है कि आप समझ लें कि जब आप रैम की बात करते हैं, कि कंप्यूटर जब सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है, होता क्या है कि आपका जितना भी परमानेंट स्टोरेज वाला डाटा होता है वो आपकी हार्ड ड्राइव पे होता है। ठीक है। और जितना भी टेम्पोररी जो डाटा आपने स्क्रीन पे देखना होता है वो आपकी रैम में होता है। ठीक है। हार्ड के ऊपर एक पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एमबीआर। उस एमबीआर के ऊपर पोर्शन के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। ठीक है। जब भी आप
कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपकी कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं वो एमबीआर से कॉपी होती हैं और आपकी रैम में आके पेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, एट ए टाइम आपकी रैम भी यूज हो रही होती है, हार्ड भी यूज हो रही होती है। रैम का एक पोर्शन, रैम जो है वो आपकी समझ लें कि एक मेमोरी आपके एड्रेसेस हैं और उसमें से एक, उन एड्रेसेस में से एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको विजिबल होता है, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। जैसे अगर आपने अपने घर से बाहर जाना हो तो आपका गेट है, घर का गेट है वो 12 बाय 12 का है, या वो लेट सपोज 10 बाय 18 का है, हाइट उसकी 18 है और चौड़ाई उसकी लेट सपोज 12 फुट है। तो वो एक ऐसा इंटरफेस है, जिससे इंटरफेस का मतलब है गेटवे है, जिसके थ्रू आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो सकते हैं, बाहर से अंदर दाखिल हो सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो कुछ चल रहा है, अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो आपको रैम का एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो वो चीज आपको दिखा रहा होता है आउटपुट के अंदर। यानी अगर मेरे पास एक रैम है, रैम को मैं इस तरह एक बॉक्स में ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ये आप समझ लें एक रैम है। इस रैम के अंदर काफी सारे सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स के अंदर हर सेल का एक एड्रेस है। ठीक है, हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस है। ये एड्रेस हेक्साडेसिमल होते हैं, मैं वैसे ही इनका नाम रखने लगा हूँ। ये कॉलम समझ लें ए है, या ये रो ए है, ये रो आपकी है जी बी, ये है जी सी, ये है जी डी, और ये लेट सपोज ई। ठीक है, और यहां से अगर आप आ जाए तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। रियल लाइफ में मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी नहीं है जितनी यहाँ पे आ रही है, सो इग्नोर कीजिएगा। अब लेट्स सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस टाइम मेरे कंप्यूटर में जो कुछ चल रहा है वो मुझे मतलब विजिबल हो जाए। तो आप समझ लें कि आपकी इस रैम के ऊपर ना एक दूरबीन सी होती है, कोई समझ लें कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर वक्त लाइट पड़ रही है। ठीक है, ये पोर्शन है, यहाँ पे हर वक्त जो है वो आपके पास, ये समझ लें कि ये लाइट बीम थ्रो कर रहा है। ठीक है, इसमें से नीचे लाइट आ रही है। अब ये जो पोर्शन है सारे का सारा, ये आपका विजिबल पोर्शन है। आप अपने सिस्टम के ऊपर, यानी नीचे ये जो कट बनेगा आपकी रैम के ऊपर, ये वाला पोर्शन, ये इस टाइम लाइट लाइट पोर्शन है। ठीक है, इसके ऊपर लाइट अवेलेबल है। जिस भी प्रोग्राम को आप स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं, आप उसको जब मिनिमाइज करते हैं तो वो इस पोर्शन में से उठ के किसी और पोर्शन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से उठेगा यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही आप दोबारा क्लिक करके उसका डब्बा बड़ा करते हैं और आपको स्क्रीन पे नजर आता है तो ये पोर्शन वापस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है वीडियो मेमोरी का। रैम का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर, जिसके ऊपर कुछ ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम चलता है उसके अंदर वो उस प्रोग्राम का जितना भी डाटा है या जितना भी पोर्शन आपको शो होना होता है वो फॉर द टाइम बिंग उठ के रैम के उस मेमोरी रेंज के अंदर आ जाता है जो कि विजिबल है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ सकती है। ठीक है, तो आपकी रैम का एक पोर्शन जो है वो विजिबल है। ये बात हो गई क्लियर। इसके अलावा जितना बाकी पोर्शन है वो किस लिए है? वो डाटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, वो सारा डाटा जब आपका सिस्टम चल रहा हो, आपका कंप्यूटर चल रहा हो, इस टाइम जैसे मैं ये सारा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको शो हो रहा है। शो कैसे हो रहा है? सबसे पहले जब मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो ये सारे का सारा डाटा जाके मेरी रैम में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ए ड्रॉ किया, ये भी रैम में जाके स्टोर हुआ, मैंने बी ड्रॉ किया, ये भी रैम में स्टोर हुआ, मैंने सी ड्रॉ किया, ये भी रैम में स्टोर हुआ, डी ड्रॉ किया, ये भी रैम में स्टोर हुआ। कहाँ पे स्टोर होता है? इस तरह के सेल्स में। यानी कि आपका जो रैम इज अ मेमोरी वेयर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, तो वो सिंगल पोर्शन जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वन यूनिट, दैट इज कॉल्ड आवर सेल। जिस तरह आपके ब्रेन के सेल होते हैं उसी तरह आपकी मेमोरी के भी सेल होते हैं। तो उस सेल के अंदर आप डाटा रखते हैं। ठीक है, अब वो डाटा किस टाइप का होता है? उसकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिनको आप बिल्ट इन टाइप्स बोलते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो बिल्ट इन टाइप्स होती है। ठीक है, सो समझने वाली अभी तक बात यह है कि बेसिकली मेमोरी आपकी क्या है? एक बिग स्टोरेज यूनिट है जिसके ऊपर डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। ये मेमोरी कौन सी है? ये मेमोरी है जी आपकी, बेसिकली ये मेमोरी है आपकी रैम। ठीक है, एक आपकी मेमोरी होती है रैम। ठीक है, दूसरी आपकी मेमोरी कौन होती है? हार्ड ड्राइव। ठीक है, एक होती है हार्ड।
जिसको आप बोलते हैं ये 20 GB की है, 40 GB की है, 50 GB की है। याद रखिएगा, ये वाली जो रैम है, रैम इज अ काइंड ऑफ मेमोरी जो कि वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि इसमें चेंज बहुत जल्दी अकर होता है। कब चेंज अकर होता है? जैसे ही आपने स्क्रीन पे कोई डॉट एंटर किया तो रैम में जाके वो डॉट स्टोर हो गया। ठीक है। जैसे ही आपने इस ब्राउजर को बंद करना है, रैम में से इस ब्राउजर का डाटा खत्म हो जाना है। ठीक है। तो रैम वो पोर्शन है मेमोरी का आपके सिस्टम के अंदर, एक जो आपकी ये स्टोरेज डिवाइस है जिसपे डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, उतनी देर के लिए स्टोर होता है जितनी देर के लिए प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद हुआ, आपका ब्राउजर बंद हुआ, आपका नोटपैड बंद हुआ, रैम में से उसका जितना डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो रैम जो है वो रीयूजेबल है आपकी हर दफा के लिए। जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन होगा, आपकी रैम का सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, रैम फ्री हो जाएगी। लेकिन हार्ड पे जो डाटा स्टोर हो जाता है जाके परमानेंटली, वो हमेशा के लिए सेव रहता है, अनलेस कि आप उसको जाके खुद डिलीट करें। जैसे अगर मैं इस वेबसाइट को बंद करके दोबारा चलाऊंगा तो मेरे पास ये सारा कुछ मुझे नहीं मिलेगा, अनलेस के इसको मैं एक्सपोर्ट बोर्ड करके कहीं स्टोर करूं, वापस आके दोबारा इंपोर्ट करूं बोर्ड को और सारा कुछ ही ओपन करूं। अगर मैं इस स्टेट में, मेरी लाइट ऑफ हो जाती है, मेरे सिस्टम की बैटरी खत्म हो जाती है, तो जो कुछ मैंने लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ रैम में, अभी तक हमने इसको हार्ड में स्टोर नहीं किया, ये सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली रैम आपकी क्या है? एक मेमोरी है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है फॉर टाइम बीइंग। जितनी देर के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज हो, उसका डाटा रैम में स्टोर हो रहा होता है। अब जो डाटा स्टोर होता है वो बेसिकली एड्रेसेस के ऊपर। जितने भी सेल हैं उन सबका कोई ना कोई एड्रेस है। हर एक का जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल है। ठीक है। हेक्साडेसिमल का मतलब है वो आपकी बेस अल्फाबेट्स और नंबर स्टोरेज की, जो कि 16 पे डिपेंड करती है। हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो डिफरेंट काइंड का है। ये बेस वाले नंबर है, ठीक है, जिसमें 1 और 0 है। अगर इसको रिमूव कर लो, 1, 0। ठीक है। इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1, 0 वाले जितने भी नंबर हैं, दीज आर व्हाट बेस टू नंबर्स और बाइनरी नंबर्स। बेस का क्या मतलब होता है कि इनके अंदर टू से बड़ी वैल्यू, वन मतलब टू से छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी, टू की वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। सो इसके अंदर वन आ रहा है, वैल्यू वन आ रही है, और जीरो, दो वैल्यूज आ रही है। दूसरी हमारे पास है जी बेस 10। नंबर सिस्टम का पता होना बड़ा जरूरी है, कई लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। बेस 10 में कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और स्टार्ट में आ जाए तो 0, यानी 10 से छोटे छोटे। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होती है बेस 16। क्या होती है जी? बेस 16। और 16 बेस के अंदर भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद A, B, C, D, E और F तक होता है। यानी 9 के बाद आपके पास अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आपकी सम टाइम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब एड्रेसेस काउंट होते हैं तो इस तरह के एड्रेस होते हैं। अक्सर आपको एरर आते होंगे स्क्रीन पे, आप देखते होंगे 0xxf या 0x और उसके बाद लेट सपोज FC40, इस तरह करके इस एड्रेस पे प्रॉब्लम है। अब ये बेसिकली जो एड्रेस पे प्रॉब्लम है, ये आपकी मेमोरी के एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आपकी मेमोरी के एक सेल को रिप्रेजेंट करता है ये एड्रेस, क्योंकि मेमोरी जो है उसके एड्रेसेस जो होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। तो ये जो मैंने ABCD लिखा है, ये 1, 2, 3, 4 लिखा है, दिस इज टेम्पोररी। मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए एड्रेसेस का ये लिख दिया, अदरवाइज एड्रेसेस किस तरह से होते हैं, लेट मी शो यू। इस तरह से पहला एड्रेस होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, और उसके लास्ट दो डिजिट्स चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि मेमोरी का ये जो एक सेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेसिक, समझ लें आपके बाइट को। ठीक है। पहले मैं बिट का लफ्ज बोल रहा था, अभी मैं बाइट का लफ्ज बोल रहा हूँ।
बाइट का मतलब है कि एक बाइट पे मल्टीपल बिट्स होती हैं। हर एक जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपको पता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास ये जो 32 बिट्स हैं और 64 बिट्स हैं, ये बेसिकली बाइट्स में कन्वर्ट होती हैं। बाइट बड़ा यूनिट है, यानी बिट से बाइट्स बनती हैं, बाइट से मेगाबाइट्स बनती हैं, मेगाबाइट से गीगाबाइट्स बनती हैं, गीगाबाइट से टेराबाइट्स बनती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी बाइट्स जो है वो बिट्स बाइट्स में चेंज होती हैं। अभी समझने की बात यह है कि हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट बाइट्स का होता है, और आपके पास जो मेमोरी का एक सेल है वो एक बाइट को स्टोर कर रहा होता है। और एक बाइट के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट बिट्स होती हैं, यानी आपकी एक बाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है वन। आपकी जो बाइट है, ये खाने वाली बाइट नहीं है, ये कंप्यूटर मेमोरी की बाइट है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स या 16 बिट्स। किसके बराबर होती हैं जी? 8 बिट्स होती हैं या 16 बिट्स होती हैं? अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 एडजेसेंट बाइनरी डिजिट्स बिट्स, ठीक है। एक बाइट में आपके पास कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। अब ये जो 8 बिट्स हैं, ये 8 डब्बे हैं, ठीक है। ये आपके पास 8 डब्बे हैं, ये समझे जरा। 4 1 और 4 1। सॉरी, डब्बे मेरे से इसी तरह के ड्रॉ हो रहे हैं, गुजारा करें। और हर डब्बे के अंदर आप दो तरह की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, या 0 या 1, ठीक है। 0 1, यहाँ पे आपने 0 रखवा दिया, यहाँ पे 0 रखवा दिया, यहाँ पे 0 रखवा दिया, और यहाँ पे फिर 0 रखवा दिया, ठीक है। सो 0 0 0 0 1 0 1 0, ये आपके पास एक बेसिकली है बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो बेस 10 है, ये बेसिकली से आप बोलते हैं डेसिमल। ऊपर वाले को बाइनरी बोलते हैं, इसको हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। और ये वाले जो हैं, जो 16 वाले हैं, इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये नंबर सिस्टम बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर बेस कन्वर्जन की सारी चीजें बताई जाती हैं कि आप किस तरह से आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन क्लियर है? आवाज आ रही है? काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूं। कैन यू गाइस लिसन टू मी? यस और नो? ओके। अच्छा, ये वाले सारे प्रोसेस की समझ आ गई है, इसको रिमूव कर सकता हूं मैं? चले, मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर इस पोर्शन में आ जाता हूँ।
अब बेसिकली बात ये है कि हमारे जितने भी नंबर हैं, हम जो जिस लैंग्वेज में एक दूसरे को नंबर सिस्टम समझाते हैं, अब हम जो काउंटिंग करते हैं वो हमारी हमेशा डेसिमल नंबर में होती है। अगर आपको 10 लिखना है तो आप 10 लिखेंगे, अगर आपको 1 लिखना है तो आप 1 लिखेंगे, 2 लिखना है तो 2 लिखेंगे, 3 लिखना है तो 3 लिखेंगे, 4 लिखना है तो 4 लिखेंगे। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये डिफरेंट है। कंप्यूटर के लिए इट इज द फॉर्मेट 10 दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट आवर डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां से हमें आइडिया होता है कि कोई भी बाइनरी नंबर कितनी बिट्स लेगा या कितनी बाइट्स लेगा। ठीक है। सो अगर आपने किसी स्पेसिफिक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस, कि आप यहाँ पे आए, आप एलसीएम लें। जैसे अगर मैं 10 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बाइनरी में, 10 इज अ बेस डेसिमल 10, यानी इसकी जो ये डेसिमल नंबर है इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा। जिस बेस पे आपने कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करनी है, यानी 10 को जो बेस 10 है डेसिमल उसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, तो 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 पे आप करेंगे तो 2 5 जार 10। ठीक है। और इधर आपके पास आ जाएगा एक जीरो। ठीक है। ये बेसिक एलसीएम आप मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं। 2 2 जार 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाकी, 1। उसके बाद 2 1 जार 2। और अब बाकी बचेगा आपके पास जीरो। ठीक है। बाकी आपके पास आ गया यहाँ पे जीरो। सो आप नीचे से ऊपर को जाते हैं जब आप इस नंबर को लिखते हैं। सो यू वुड राइट 1 0 1 0। ठीक है। 1010 इज बेसिकली बाइनरी फॉर द डेसिमल नंबर 10। अगर हम ऑनलाइन निकालें बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 10 की बाइनरी आ रही है 1010। ठीक है। यानी अगर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें तो 10 की बाइनरी आपके पास आ रही है 1010। ठीक है। और इसका हेक्स आ रहा है ए अल्फाबेट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो 1010, और अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 10, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो कैपिटल ए। अब वापस आते हैं। ये वाला जो 1010 है कंप्यूटर के लिए ये क्या है, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स। ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए ये 5 है। जब कंप्यूटर को ये वैल्यू मिलेगी तो बेसिकली कंप्यूटर के लिए ये 5 है। और हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो नंबर स्टोर होता है वो डिफरेंट बाइट्स लेता है। अगर मैं कहूं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो मेरे पास 5 की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, 1 और 0 और 1 और 0। और अगर मुझे इस 5 को एक बाइट में लेके आना है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि 5 को मैं एक बाइट में ले आऊं, तो मैं क्या लिखूंगा, बाकी जितनी भी मेरे पास बिट्स होंगी उनको जीरो कर दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि 5 एंड 05 इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जीरो पहले आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो बाद में आए तो फर्क पड़ता है। सिमिलरली 5 से पहले 4 जीरो आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस नंबर को जब स्टोर करती हैं तो वो डिफरेंट बाइट्स लेती हैं। ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो हमारे पास कुछ बेसिक डाटा टाइप्स होती थी। डाटा टाइप्स क्या करती हैं, मैं बताता चलो दोबारा। अभी तक जो हम बात कर रहे थे सारी नंबर सिस्टम के ऊपर था, ये सारे बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है नंबर जिसमें आपके पास 1 2 3 से लेके अप टू इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है। वो सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स में, होल नंबर में यहाँ पे स्टार्ट में जीरो आ जाता है, रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। सो कंप्यूटर के अंदर जब आपने डाटा को स्टोर करना है, समटाइम आप अल्फाबेटिक डाटा स्टोर करते हैं, एबीसी स्टोर करते हैं। ठीक है। और समटाइम आप स्टोर करते हैं 1 2 3 4। ठीक है। वन या नंबर स्टोर करते हैं या अल्फाबेट स्टोर करते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर को
अस्सलाम वालेकुम। हाली आवाज़ का इशू नहीं है। आवाज़ के साथ साथ तस्वीर का भी इशू है, तस्वीर भी नहीं आ रही थी आपको। अभी जो है बेसिकली इंटरनेट भी डाउन हो गया था और लाइट भी ऑफ हो गई थी, इस वजह से दूसरी स्क्रीन मेरी ऑफ हो गई थी। लेट मी अगेन शेयर विद यू। अभी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको? कंफर्म कीजिएगा। हाँ, ये बेसिकली 10 की है, मिस्टेकनली मैंने 5 बोल दिया था। ये 10 की बाइनरी है बेसिकली, ठीक है। सो आपने 10 को रिप्रेजेंट किया, पहली 4 बिट्स को आपने जीरो कर दिया, अगली 4 बिट्स को 1010 कर दिया। अब मसला ये है कि जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास 3 तरह के इंटीजर होते हैं। एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग इंट, एक होता है शॉर्ट इंट। नॉर्मली जो आपका इंटीजर है, जो आपकी इंट डाटा टाइप है बेसिकली, int takes 16 bytes, 16 bits and 2 bytes, ठीक है। और जो आपका करेक्टर है, करेक्टर टेक्स 1 byte, ठीक है। आपका बुलियन जो है टेक्स, इट्स काइंड ऑफ अ बिट लेवल, तो ये भी 1 बाइट लेता है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 1 बिट में फ्लैग सेट हो जाता है। सो बेसिकली अगर एक इंटीजर की मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो एक इंटीजर को जब हम सिस्टम में स्टोर करते हैं या जब हम कोड लिखते हुए किसी वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर स्टोर करवाते हैं, तो रैम में जाके उसकी क्या वैल्यू बनती है? 0 0 0 0। 2 बाइट्स का मतलब है अगर 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं, ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट्स हैं, तो 2 बाइट्स में कितनी होगी? 16 बाइट, 16 बिट्स होंगी। तो आपका जो इंटीजर है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जब आप एक इंट लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, वो आपकी इंटीजर डाटा टाइप होती है। तो वो पीछे मेमोरी के अंदर क्या करता है कि 2 बाइट्स पिक करता है, यहां से 1 बाइट ये और 1 बाइट ये, दो पिक की। पहले वाली बाइट में आपके पास 0000, पहली बाइट फुल जीरो होती है। दूसरी बाइट में पहला पोर्शन जीरो होगा, अगला पोर्शन 1010 होगा, ठीक है। इस तरह से आपका बेसिकली आप लिख रहे होते हैं डेसिमल में एक इंटीजर, और कंप्यूटर के पास ये एड्रेस में जाके वैल्यू स्टोर हो जाती है। उसे पता लगता है कि मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है और वो बाइनरी के अंदर बेसिकली 10 है और पहली सारी बिट्स उसकी जीरो होती है। जब आप करेक्टर स्टोर कराते हैं, करेक्टर लेता है 1 बाइट, ठीक है। जब करेक्टर लेगा 1 बाइट, तो 1 बाइट का मतलब है कि टोटल 8 बिट्स होंगी, और 8 बिट्स कंप्यूटर में किस तरह होंगी? 0000 और मे बी 1010, इस तरह करके आपने करेक्टर स्टोर करवा दिया, ठीक है। करेक्टर क्या होता है बेसिकली, मैं साथ साथ एग्जांपल भी देता जाता हूँ। करेक्टर क्या होता है, जितने भी आपके जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं और आप कोई फॉर एग्जांपल आप नंबर 10 स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो दैट इज अ इंटीजर। और फॉर एग्जांपल जब आप नंबर 10 स्टोर करवाना चाह रहे हैं लेकिन उसके आगे पीछे करेक्टर स्ट्रिंग लगा देते हैं, तो वो अल्फाबेट्स में कंसीडर होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसकी बाइनरी बनेगी यही, लेकिन वो 1 बाइट लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्टर। और बुलियन क्या होगा? बुलियन भी आपका समझ लें 1 बाइट ले रहा है, और बुलियन में बेसिकली आपकी एक ही बाइट ट्रू या फॉल्स होगी। सो इट वुड बी लाइक 0001, ठीक है। कई जगह पे मैंने देखा है बुलियन 1 बिट ले रहा है, कई जगह के ऊपर जो है वो कई जगह पे 1 बाइट लिखा हुआ है। सो मेरे अंदाजे के मुताबिक इट शुड बी 1 बाइट, जिसमें बेसिकली आपकी 1 बिट ऑन या ऑफ होती है। अगर तो इसकी एग्जांपल है 0 या 1, यानी ट्रू। अगर ट्रू है तो ये स्टेट होगी, और अगर फॉल्स है तो सारी बिट्स जीरो होंगी। तो ट्रू में आखिरी बिट जो स्टार्ट वाली बिट 1 होगी, बाकी सारी जीरो होंगी। तो बेसिकली 3 तरह की आपकी डाटा टाइप होती हैं जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बेसिक, ठीक है, जो कि आप समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर आपका डाटा जो स्टोर करवा रही होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करवाएंगे तो बेसिकली आपने या नंबर स्टोर करवाने हैं या अल्फाबेट स्टोर करवाने हैं। जब आप नंबर स्टोर करवाएंगे तो नंबर आपके इंटीजर्स होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डिफरेंट बाइट्स लेता है, ठीक है। यानी सी प्लस प्लस के अंदर जो
नॉर्मल इंट है वो 2 बाइट लेता है। लॉन्ग जो इंट है, लॉन्ग इंट एक इंट है, एक लॉन्ग इंट है। लॉन्ग इंट 4 बाइट्स लेता है। फिर शॉर्ट इंट है, आई डोंट रिमेम्बर कि वो कितनी बाइट्स लेता है। तो हर लैंग्वेज की अपना एक बाइट्स का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बाइट्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दी, बिट्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दी, किस तरह से आप एक बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो आपको बता दिया। कंप्यूटर के अंदर रैम में जब जाके स्टोरेज होती है तो ये एक बाइट ये पिक होगी, एक बाइट ये पिक होगी। पहले वाली बाइट सारी सारी बिट्स जीरो होंगी, ठीक है। दूसरी वाली ये जो ये सेकंड बॉक्स है, क्योंकि 2 बाइट्स आपने पिक की हैं, जो सेकंड हमारे पास बाइट होगी उसके अंदर 4 बिट्स जीरो होंगी और 4 बिट्स 1010 होंगी। सो ये दोनों बाइट्स मिलकर एक इंटीजर को स्टोर करेंगी। और इस इंटीजर का जो इसके अंदर जो स्टोर हुआ होगा वैल्यू होगी 10। तो ये 2 बाइट्स मिलकर इसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी। और ये जो एड्रेसेस होते हैं इसी तरह से होते हैं कि आपकी 16 बिट्स के बाद 40 में 16 आप मजीद 16 ऐड कर दें तो अगला एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब 40 0x40 है, लास्ट में 40 में आप 16 मजीद ऐड कर दें तो आगे आपके सामने नया जो है वो इंटीजर बन जाएगा। साइंड और अनसाइंड इंट में क्या फर्क है? साइंड और अनसाइंड इंट का मतलब ये है कि आपके पास समझ लें माइनस के अंदर जितने नंबर होते हैं, माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं वो आपके साइंड होते हैं, और विदाउट माइनस जो होते हैं वो अनसाइंड होते हैं। और जो साइंड होते हैं वो 2 के कॉम्प्लीमेंट में आके स्टोर होते हैं, ठीक है। और 2 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप सारी बिट्स को इन्वर्स करते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं। सो दैट विल गो टू अ वेरी कम्प्लेक्स लॉजिक और काफी सारे लोग उससे परेशान हो जाएंगे। सो बेसिक मकसद हमारा सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो इंटीजर नंबर्स हैं बेसिकली वो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। और हर बिट के अंदर या वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। इसीलिए हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपकी बाइनरी 1 0 की फॉर्मेट में कंप्यूटर चल रहा होता है। वो 1 0 क्या होता है? वो 1 0 ये होता है जो मैंने अभी आपको सारा बताया, ठीक है। अब बेसिक चीज क्या है समझने वाली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा टाइप्स का। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसमें काम करेंगे उसके अंदर कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स पे बात कर लेते हैं। उसमें वेरिएशन भी आपको मिलेगी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जैसे नहीं आएंगी आपको वेरिएशन मिलेंगी। लेकिन बेसिक जो है वो सबके अंदर यही डाटा टाइप्स होती हैं जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक होती है जी इंट। इंट एक होती है इंट, बहुत ज्यादा डिले है। करेक्टर, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, कलेक्टर, फ्लोट। उसके बाद आप समझ लें आपके पास आ जाती है बुलियन। और बुलियन के बाद आपके पास समझ लें आ जाती है अरे। अरे इज आल्सो काइंड ऑफ डाटा टाइप। कुछ ऐसी होती हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि आप यूजर डिपेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो प्रिमिटिव या बिल्ट इन होती हैं वो आपके पास एक इंटीजर है, एक करेक्टर है, फ्लोट है, फ्लोट कह लें या फ्लोर कह लें। फ्लोटिंग नंबर बेसिकली होता है, फ्लोट कह लें या अपना उसको कह लें डेसिमल कह लें कहना चाहें तो। और बुलियन कह लें। अरे को बेशक यहाँ से आप खत्म कर दें। ये इंटीजर में आपके पास बेसिकली स्टोर होते हैं नंबर्स, ठीक है। इंटीजर में आपके पास होते हैं नंबर्स 1 2 3 4। ये आपका कोई भी एक नंबर होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीजर। एग्जांपल में मैं 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ। दीज आर इंटीजर्स। कैरेक्टर में मैं दे रहा हूँ आपके पास कैपिटल ए आ गया, ठीक है, बी आ गया, स्मॉल बी आ गया। दीज आर बेसिकली कैरेक्टर्स। फ्लोट में आपके पास होते हैं पॉइंट्स वाले नंबर्स, डेसिमल में 1.1, ठीक है। और बुलियन में आपके पास होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये आपकी प्रिमिटिव बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं। इसके अलावा दो और डाटा टाइप्स हैं उसके अंदर आपके पास आती है, एक एरे और एक आती है स्ट्रिंग। ये एरे और स्ट्रिंग बेसिकली ये समझ लें कि होती ये बिल्ट इन ही है, लेकिन ये इन ही डाटा टाइप से मिलकर बनती हैं। एरे का मतलब होता है बेसिकली एक कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स एट एडजेसेंट मेमोरी एड्रेसेस।
एंड स्ट्रिंग इज बेसिकली collection of characters at adjacent memory addresses. अरे किसी भी तरह की हो सकती है। अरे का मतलब है कि आपके पास, अरे की एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे आपके पास माचिस की वो डब्बी है, उस डब्बी के अंदर सारी की सारी सब मैच स्टिक्स ही होंगी, तो उसकी ये नहीं हो सकता कि 3 मैच स्टिक्स हो और 3 सेफ्टी पिन हो। तो एक ही टाइप का डाटा आप जब एडजेसेंटली स्टोर करवा रहे होते हैं वो एक अरे बनाती है, और स्ट्रिंग के अंदर आप हमेशा करेक्टर टाइप का डाटा जो एडजेसेंट मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर स्टोर करवा रहे होते हैं। तो ये बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं कंप्यूटर की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब इनकी जो स्टोरेज स्पेस है मैंने जो आपको बताई, इसकी 2 बाइट बता दी, इसकी आपको मैंने बता दी 1 बाइट है, इसकी भी तकरीबन फ्लोर जो आपकी फ्लोटिंग वाली है, अगर तो इसके हवाले से देखें, इंट के हवाले से, तो दिस शुड आल्सो टेक 2 बाइट्स, ठीक है। और बुलियन जो है वो आपका लेगा 1 बाइट। और जो अरे है, अरे के अंदर डिपेंड करता है कि अरे ऑफ इंटीजर्स है या अरे ऑफ करेक्टर्स है। अगर अरे ऑफ इंटीजर्स है तो अरे का हर एलिमेंट लेगा 2 बाइट, और अगर अरे ऑफ करेक्टर्स है तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अरे ऑफ करेक्टर्स इज बेसिकली कॉल्ड अ स्ट्रिंग, और वो आपकी हर अरे का एलिमेंट लेगा 1 बाइट। तो बेसिक आपके पास जो डाटा टाइप्स हैं, जब भी आप कोई भी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करेंगे, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोटर है, बुलियन है, और उसके बाद ये दो जो है इन्हीं से निकले हुए 2 डाटा टाइप्स है, अरे और स्ट्रिंग। तो इनके ऊपर हमने बात करनी है जब हम इससे ज्यादा जूम भी चाहिए तो इन पे हम लोगों ने बात करनी, जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, कोई भी किसी भी लैंग्वेज पे काम करेंगे, तो इसी तरह का हम डाटा स्टोर करेंगे। बेसिक एक कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह का होता है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। और उस पर बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है जिसे आप बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या चीज है। मैं इस सारे को रिमूव करने लगा हूँ, एक स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ आपकी याद आने के लिए, मैं ग्रुप में लगा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर लेता है। चलो, क्रिएट न्यू बोर्ड। अच्छा जी, सबसे पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए एडीटी, व्हाट इज दैट। व्हाट डज ए रिप्रेजेंट देयर, डीटी तो चला डाटा टाइप हो गया, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, आई डोंट नो एडीटी से आपका क्या मुराद है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज अपनी प्रोग्रामिंग में आपको समझनी चाहिए, दैट इज बेसिकली अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली एक, समझ लें आपका वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी, मैंने बताया कि जो आपकी रैम है उसके अंदर हर एक आपका जो नंबर या एलिमेंट स्टोर हो रहा है वो एक सेल में स्टोर हो रहा है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, गुड। क्या याद है आपने? ओके, आप जा रहे हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट्स वाली साइड पे, इस पे आएंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे, तो फिर एडीटी पे भी बात करेंगे कंप्लीटली। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि वाकई आप इसी को रेफर कर रहे हैं या नहीं। उस सारे कंसेप्ट के लिए आपको पहले, सबसे पहले मेमोरी का, रैम का और वेरिएबल का पता होना चाहिए। अगर आपको उसका नहीं पता तो इन लोगों को, किसी को वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बिकॉज नोड्स को समझना और ऑब्जेक्ट्स को समझना और डाटा स्ट्रक्चर्स को समझना, दैट इज वेरी कम्प्लेक्स टास्क एट दिस स्टेज फॉर अ फ्यू पीपल। तो सबसे पहले वेरिएबल को समझने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपके पास समझ लें कि हर जो मेमोरी एड्रेस मैंने आपको बताया, कंसिडर करें कि वो 1 बाइट ले रहा है, दिस इज 1 बाइट, ठीक है। दिस इज 1 बी। 1 बाइट आपकी यहाँ पे होगी, 1 बाइट यहाँ पे होगी, 1 बाइट यहाँ पे होगी। अब आप जब एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का काम क्या होता है कि वो आपका डाटा टेम्पररी पार्ट, टेम्पररी टाइम के लिए सिस्टम में स्टोर करवा देता है।
वेरिएबल बनाने के लिए आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए। पीएचपी के अंदर जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, यानी आपका जो पीएचपी का प्रोग्राम है वो इस तरह से होता है कि आपकी फाइल के अंदर सबसे पहले एक ओपनिंग टैग लगता है पीएचपी का, उसके बाद आपका क्लोजिंग टैग आ जाता है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आप अपना प्रोग्राम सारा लिखते हैं। पीएचपी के अंदर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो इसके अंदर जो कुछ हम लिखेंगे कोड, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स या कोड। ठीक है, सिंटैक्स या कोड जो पीएचपी का होता है वो इस तरह से होता है कि जब आपने एक वेरिएबल बनाना है तो एक नोटेशन होती है जिसे बोलते हैं डॉलर। इसको आप कीवर्ड बोल लें, नोटेशन बोल लें, डॉलर के साथ आप जो भी अल्फाबेट लिखेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल फॉर योर सिस्टम, फॉर द ब्राउजर और फॉर द सर्वर। ठीक है, ब्राउजर तो नहीं, बेसिकली सर्वर के लिए होता है, अपाची इसको इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो डॉलर मैं लिखता हूँ डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपकी बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन जब हम मैथ में काम करते थे, अगर आपको याद होगा तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ठीक है, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था। तो हम लोग बेसिकली एक्सप्रेशन लिखा करते थे, एक एक्सप्रेशन के अंदर हमने सॉल्व करना होता था, एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो उसमें हम लिखते थे कि आप एक्स या वाई की वैल्यू जो है वो निकाल के दें, तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह की एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कोई प्लस वगैरह यूज नहीं किया हुआ। इस एक्सप्रेशन के अंदर तीन चीजें हैं बेसिक। डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5। तो डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5 के अंदर हमारे पास जो है वो तीन चीजें हैं। तीन क्या है वो चीजें? डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की टाइप कौन सी है? ये वाली, ये है जी असाइनमेंट एक्सप्रेशन। असाइनमेंट का मतलब ये है कि हम अपने इस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? अगर आप ये लेफ्ट वाला पार्ट देखें जिसके साथ डॉलर लग रहा है, दिस इज कॉल्ड आवर वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। और ये वाला जो पार्ट है 5 वाला, दिस इज आवर वैल्यू। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू है। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इज इक्वल वाला, ये पार्ट, दिस इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। सो हम पीएचपी में जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम इस तरह से सिंटैक्स लिख रहे होंगे, डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5, डॉलर एबीसी में स्पेस नहीं होगी, डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5, और इसके बाद एंड पे आ जाएगा एक सेमी कॉलन, जिसका मतलब है कि हमारी प्रोग्रामिंग की एक लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं लेफ्ट वाली साइड पे। असाइनमेंट एक्सप्रेशन, दिस इज होल ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। और असाइनमेंट एक्सप्रेशन और असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट की हमेशा लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम होगा और हमेशा राइट साइड पे जो वैल्यू असाइन करनी है वो होगी। जैसे ही मैं ये वैल्यू अपने टेक्स्ट एडिटर में लिख के सेव करूंगा और उस प्रोग्राम को रन करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो रैम होगी, रैम के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, जिसका नाम होगा जी इसका नाम रख दिया जाएगा ए बी सी। ठीक है, इसका नाम एबीसी रख दिया जाएगा और इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। अब ये एबीसी बेसिकली इसकी पहचान है। कल को अगर आप इस 5 की वैल्यू को रैम में से लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं 50 लोगों का डाटा स्टोर करता हूं और मैं उसमें से फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि अली के कितने मार्क्स हैं, तो जो 50 स्टूडेंट्स का डाटा मैं स्टोर कर रहा हूँ तो 50 के 50 स्टूडेंट्स का कोई ना कोई नाम होगा। अगर मैं 50 वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर अली इज इक्वल टू 3 सेमी कॉलन, डॉलर अवैस इज इक्वल टू 4 सेमी कॉलन, और डॉलर जिया इज इक्वल टू 9। यानी अब मैं जब स्टोरेज कर रहा हूं तो अली में मैंने 3 रखवा दिया, अवैस में 4 रखवा दिया, जिया में 9। इससे क्या होगा कि यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, अली में 3 आ जाएगा, अवैस में 4 आ जाएगा, जिया में 9 आ जाएगा। अब कल को मुझे अली के नंबर को एक्सेस करना है, या कल को मुझे अवैस के नंबर्स को एक्सेस करना है, या जिया के नंबर्स को एक्सेस करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में इसका रेफरेंस दूंगा। रेफरेंस का कैसे दूंगा? जैसे मैं अब लिखना चाह रहा हूँ कि मैं अली और जिया के नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं रेफरेंस दूंगा अली प्लस डॉलर जिया। तो मेरा डॉलर अली रेफर कर रहा होगा इसको, 3 को रैम के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आ जाता है अली लिखने से, तो डॉलर अली जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इस 3 को।
और डॉलर जो मेरे पास जिया है या अवैस है वो दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपने सिर्फ रेफरेंस देने होते हैं यहाँ पे। आपके जो वेरिएबल बेसिकली जो आपकी असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो क्या करता है, उसकी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम होता है और राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है। तो आपने इस सिस्टम के अंदर रैम में कुछ भी स्टोर करवाना है तो आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है कि आप डॉलर की नोटेशन से शुरू करेंगे, एबीसी लिखेंगे, इज इक्वल लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उससे क्या होगा कि रैम के अंदर एक वेरिएबल बनेगा, उसका नाम रख दिया जाएगा एबीसी और उसकी वैल्यू रख दी जाएगी 5। अब वो पीछे कैसे स्टोर होता है, उसकी बाइनरी कैसे बनती है, वो हमारी टेंशन नहीं है, वो कंप्यूटर की टेंशन है। वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर की या एग्जीक्यूशन जो या इंटरप्रिटेशन जो कर रहा है सर्वर, उसकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है। ठीक है। सो डॉलर एबीसी इज इक्वल टू 5 एक्सप्रेशन क्या करेगी, सिस्टम में वैल्यू को स्टोर करवा देगी 5। अब इसी तरह का मैं एक प्रोग्राम छोटा सा लिखने लगा हूं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को मिल जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना वो फोल्डर ओपन करता हूँ जिसको हम रोज ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी पीएचपी की फाइल बना देता हूँ। लेकिन पीएचपी की फाइल जो है वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी आपके पास आपके अपाची में या उसमें जैम्प में, उसमें बेसिकली एम्प्स में या जैम्प में। सो करते क्या है कि हम लोग बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। पीएचपी बेस्ड कोई भी आपने साइट अगर लोकल सिस्टम में चलानी है, जैसे मैं अपने सिस्टम में पीएचपी की साइट चलाने लगा हूं, उसके लिए जरूरी है कि आपका एप्स एक्टिव हो या आपका जैम्प एक्टिव हो। एक्टिव होगा, चल रहा होगा। आप अगर आपके पास जैम्प है तो एचटीडॉक्स में चले जाएं, अगर एम्प है तो ट्रिपल डब्ल्यू में चले जाएं। यहाँ पे जाके मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं लिख रहा हूँ पीएचपी डैश प्रैक्टिस। ठीक है। पीएचपी डैश प्रैक्टिस के अंदर मैं सबसे पहले अपनी एक फाइल बना लेता हूँ, और वो मैं टेक्स्ट एडिटर से जाकर बनाता हूँ। फाइल ओपन ट्रिपल डब्ल्यू जो कि एम्प्स का फोल्डर है मेरे पास। अगर आपके पास जैम्प है तो एचटी डॉक्स के अंदर आपने फोल्डर बनाया होगा, इस पूरे फोल्डर को ओपन कर लें। इसके अंदर आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें और उसका नाम रख दें इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है। जब आप पीएचपी में कोडिंग करने लगे हैं तो फाइल की एक्सटेंशन हमेशा डॉट पीएचपी होगी। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल रखें। क्योंकि इस फाइल का नाम इंडेक्स है तो हमेशा किसी भी फोल्डर के अंदर पीएचपी की जो भी साइट होगी या आम भी कोई साइट आप ओपन करते हैं, अगर उसमें इंडेक्स का पेज होगा तो इंडेक्स हमेशा स्टार्टिंग पेज होगा जो चलेगा। तो जब हम इस वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ बनी हुई है, हमें आइडिया है कि ये लोकल होस्ट पे बनी हुई है। तो लोकल होस्ट पे अगर वर्डप्रेस की साइट को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ पे आके लोकल होस्ट और आगे उस वेबसाइट का नाम लिखते थे। सिमिलरली इस फोल्डर का नाम क्या है, पीएचपी डैश प्रैक्टिस। तो मैंने पीएचपी डैश प्रैक्टिस को ओपन कर दिया। पीएचपी डैश प्रैक्टिस को ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट मेरी इंडेक्स की फाइल पिक हो जाएगी। इंडेक्स की फाइल पिक होगी, उसके अंदर होगा कोड। पीएचपी की जितनी भी फाइल्स होंगी उसमें जब आपने कोड स्टार्ट करना है, याद रखिएगा कि स्टार्ट जो होगा हमेशा वो, लेट मी जस्ट फिक्स दिस स्क्रीन फर्स्ट ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए डिस्प्ले। जो मैं बाइनरी डेसिमल सर आपको बता रहा था, दैट वाज जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमने काम हाई लेवल पे ही करना है, हमने 10 की फॉर्मेट में जाके काम नहीं करना। उससे परेशान मत होइएगा। अब हम पहला अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने लगे हैं जिसके अंदर हम बेसिकली असाइनमेंट करने जा रहे हैं कुछ वैल्यू की सिस्टम के अंदर। तो जब पीएचपी का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे हमेशा फाइल का स्टार्ट होगा इस पीएचपी के ओपनिंग टैग से और क्लोजिंग टैग से। ठीक है। पीएचपी का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव लैंग्वेज। ठीक है। पीएचपी की फाइल में अगर आपने कमेंट देने हैं तो आप इस तरह से ब्लॉक ऑफ कमेंट दे सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और फिर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। इस पूरे ब्लॉक में आप कमेंट दे सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट अगर आपने देना है। तो बेसिकली पीएचपी का मतलब क्या है, पीएचपी अब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव लैंग्वेज का। ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है ये बड़ी सारी ऑनलाइन लिखी हुई है, गूगल पे लिखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देने हैं तो आप दो फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और यहाँ पे आपका सिंगल लाइन कमेंट आ जाएगा। कमेंट बेसिकली हम कोड में लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीएचपी की फाइल हमेशा ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन मार्क और ये क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, इससे हमारी फाइल क्लोज होगी। इसके दरम्यान में हमारा पीएचपी का कोड आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना राइट अ सिंगल असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं जिसमें मैं लिखता हूँ डॉलर ए इज इक्वल टू
3। अब डॉलर ए इज इक्वल टू 3 लिख के पेज को सेव किया और मैं यहाँ पे जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया जी, प्लीज पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड ए एक्सपेक्टिंग वेरिएबल और डॉलर इन दिस फाइल ऑन लाइन नंबर 12। ठीक है, एक एरर आ गया आपके पास। एरर क्या आ गया कि आपने डॉलर दिया, डॉलर के साथ आपने दे दिया स्पेस, विच इज रॉन्ग। जब भी आपने किसी वेरिएबल का नाम लिखना है तो यू कैन डू ओनली वन थिंग, आइदर स्टार्ट दैट वेरिएबल विद एन अंडरस्कोर और स्टार्ट दैट वेरिएबल विद द अल्फाबेट, नेवर स्टार्ट दैट विद द नंबर और समथिंग एल्स। नोटेशन, बेस्ट नोटेशन क्या है कि आप उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लें या आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर लें। स्पेस नहीं आनी चाहिए, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। और हाइफन वगैरह ये चीज अलाउड नहीं है। आपका टेक्स्ट एडिटर कलर ब्लू साथ ही ये अलाउड है। ए की वैल्यू 3 जो है दैट इज अलाउड। जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 3 किया तो बेसिकली क्या हुआ कि पीछे मेरे रैम के अंदर वैल्यू जाके 3 स्टोर हो गई। अब रैम में जाके 3 स्टोर हो गई है लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता क्योंकि मैंने सिर्फ स्टोरेज करवाई है। मैंने कमांड लिखी हुई है सिर्फ इतनी, ए बी सी इज इक्वल टू 5, पीछे जाके 5 स्टोर हो गया। तो ये बेसिकली है असाइनमेंट एक्सेस। अगर आपने इस वैल्यू को लेटर ऑन करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रेफरेंस योर वेरिएबल डॉलर ए। डॉलर ए जब भी आप कहीं पे लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सर्वर है, जो इंटरप्रेटर है, वो चेक करेगा कि डॉलर ए जाके मैं रैम में देखता हूँ क्या वैल्यू वहां पे स्टोर हुई है, वो वैल्यू वापस ला के यहाँ पे रखेगा। लेकिन पीएचपी के अंदर यहाँ से आपने असाइनमेंट कर दी, यहाँ पे आपने डॉलर ए लिख के सेमीकोलन लगा दिया, डॉलर ए का मतलब है डॉलर ए एक्सेस हुआ, आगे सेमीकोलन आया, सेमीकोलन का मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट पूरी हो गई है। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेटमेंट पे जाओ। तो पीएचपी के अंदर हर एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से डिफर करने के लिए, हर एक लाइन को दूसरी लाइन से डिफर करने के लिए आप सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट थी ये वाली, दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है डॉलर ए प्लस डॉलर ए। ठीक है, ये वाली हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारा ऑपरेशन है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आप प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और दो आपके ये ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है और ये आपके ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर आपका ऑपरेटर काम कर रहा होता है। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं काफी सारे, जिसमें हमारे पास डॉलर ए माइनस डॉलर ए, ये भी वैलिड एक्सप्रेशन है। डॉलर ए डिवाइडेड बाय डॉलर ए, दिस इज आल्सो वैलिड एक्सप्रेशन। डॉलर ए मॉड्यूलस डॉलर ए, दिस इज आल्सो अ वैलिड एक्सप्रेशन। तो ये सारी वैलिड एक्सप्रेशन है, ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर बाइनरी का मतलब आप यहाँ पे है बेसिकली कि आप दो डिफरेंट ऑपरेंड्स के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का और मॉड्यूलस का। ठीक है, सो ये परफॉर्म जरूर होंगे लेकिन इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो ए प्लस ए जरूर होगा, ए माइनस ए जरूर होगा, ए डिवाइड बाय ए जरूर होगा, ए मॉडुलस बाय ए जरूर होगा, लेकिन ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ए प्लस ए का रिजल्ट कहीं पे स्टोर हो जाए तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड राइट इट इन अ वेरिएबल, आई शुड डिक्लेयर डॉलर बी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस ए। यानी अब ये जो ए आपने सिस्टम में स्टोर करवाया था ये आपके पास एक्सेसिबल है, ये रेफरेंस आपके पास है, इस रेफरेंस को आप आगे जाके कहीं पे यूज कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं डॉलर बी में वैल्यू स्टोर करवा दो, क्या डॉलर ए प्लस डॉलर ए। ठीक है, अब क्या होगा, बी के अंदर वैल्यू स्टोर क्या होगी, ए जमा ए। तो जब भी आपकी असाइनमेंट एक्सप्रेशन होगी याद रखिएगा सबसे पहले आपकी राइट साइड की वैल्यूएशन होगी। आपकी राइट साइड एक सिंपल नंबर है, आपकी राइट साइड एक सिंपल अल्फाबेट है, या आपकी राइट साइड एक फुल एक्सप्रेशन है। दिस टाइम माय राइट साइड इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन वेयर टू वैल्यूज आर बीइंग एडेड बाय अ सिंगल ऑपरेटर। सो ये वाला मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी असाइनमेंट होगी सबसे पहले राइट वाला जो पार्ट होगा मेरे पास, ये वाला जो पार्ट होगा, सबसे पहले इसकी एवेल्युएशन होगी, ये एवेल्युएट होगा। जब इसकी वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट जाके इसके अंदर इस वैल्यू में स्टोर होगा और पीछे रैम के अंदर यहाँ पे एक सेल बनेगा और उस सेल में वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले राइट पार्ट की वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन जो आपकी है उसमें डिपेंड करता है कि आपने ऑपरेटर कौन सा यूज किया हुआ है, ऑपरेंड कौन से यूज किए हुए हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं कि पीछे ए में क्या स्टोर हुआ है, तो स्क्रीन पे देखने के लिए पीएचपी का एक बेसिक फंक्शन है जिसका नाम है इको, आप यूज कर लें। ये बेसिकली कीवर्ड है, आपके पास एक फंक्शन है प्रिंट के नाम से, प्रिंट फंक्शन से आप प्रिंट करवा लें डॉलर ए के अंदर क्या वैल्यू है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं। तो प्रिंट का मतलब होता है कि जो अब प्रिंट में आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, स्क्रीन पे शो हो जाएगी। मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो अब ए को जैसे मैंने प्रिंट किया तो वैल्यू ए में क्या आ गई, 3। ये 3 आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ठीक है। और मैं अब ये भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि बी में क्या वैल्यू आ रही है। तो बी में वैल्यू प्रिंट करवानी है तो पहले ए को प्रिंट करवाया, सेमी कॉलन लगा दिया, अपने सिस्टम को बताया कि ये एक स्टेटमेंट एंड हो गई है, दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, उसमें बी प्रिंट करवाओ, उसके बाद फिर सेमी कॉलन लगा दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब बी प्रिंट करवाया तो उसमें 6 आ रहा है। क्यों 6 आ रहा है? क्योंकि राइट साइड पे मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई है $a+$a। जब इसकी वैल्यूएशन होगी, जब इसकी वैल्यूएशन होगी तो वैल्यूएशन में क्या होगा, $a की जगह आ जाएगा 3। वैल्यूएशन इसकी इस तरह हो रही है, $a की जगह आ जाएगा 3 प्लस $a की जगह फिर आ जाएगा 3, 3 प्लस 3 मिलके क्या बन जाएगा, 6। 6 की वैल्यू स्टोर होके जाके बी में स्टोर हो जाएगी, और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे 6 आ रहा है। ठीक है। ये याद रखिएगा, प्रिंट में आपके पास सारी चीजें एक लाइन में प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी, अनलेस आप उसके दरमियान अगर प्रिंट नहीं करवाते। क्या अपनी HTML, और HTML आप इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर प्रिंट के फंक्शन में आप HTML लिखें विद फुल एलिमेंट, आपने ब्रेक दी और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सेंटर के अंदर आपके पास एक ब्रेक आएगी। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट हमारी यहाँ तक ओके, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी, तो इसको रिमूव करने, वरना आपका जो सर्वर है वो एरर थ्रो करेगा। क्लियर है? अब अगर आप इस पेज को इंस्पेक्ट भी करें तो आप देखेंगे इस पेज के अंदर आपके पास 3 के बाद एक ब्रेक आ रही होगी और उसके बाद 6 लिखा आ रहा होगा, 3 ब्रेक 6। और मैंने कोई HTML का हेड का बॉडी का टैग नहीं लगाया। बेसिकली आजकल के ब्राउजर इतने जो हैं वो इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जो HTML डॉक्यूमेंट है उसकी वैलिडेशन कर देते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप कोई भी वेब लैंग्वेज चलाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन चलाएंगे, जब आप DNS को रिक्वेस्ट करते हैं तो DNS की रिक्वेस्ट में आपके पास आईपी एड्रेस आ जाता है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। उस आईपी एड्रेस पर जब आप जाते हैं तो आईपी एड्रेस के ऊपर वेबसाइट का स्टार्टिंग पेज ओपन होता है। स्टार्टिंग पेज हो सकता है पीएचपी इंडेक्स में ही हो सकता है .html एक्सटेंशन में हो, लेकिन उसके अंदर अगर कहीं पे पीएचपी यूज हो रही है तो अपाची सर्वर पहले उसको इंटरप्रेट करेगा और उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, वेब की लैंग्वेज के अंदर HTML में कन्वर्ट करके ब्राउजर को देगा और ब्राउजर उसको सिंपलीफाई करके हमें शो करवा देगा। तो ये जो वैलिडेशन हो रही है, सारे टैग्स लग रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली लगते जाएंगे, आपको ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली जब हम काम कर रहे होते हैं ये चीजें हम खुद मैनेज करते हैं, तो जब हम पीएचपी के अंदर कोड करेंगे तो ये सारी चीजें खुद मैनेज करेंगे। अब दूसरी चीज किसी ने पूछी है कि पीएचपी की फाइल कैसे रन होती है। कुछ लोग बेवकूफी ये करते हैं, क्या करते हैं, वो किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट्स में गए, डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे आपने एक फाइल स्टोर, नई फाइल बना दी, ठीक है, उसका नाम रख दिया .php। जैसे अ, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, फाइल, ओपन, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लिया। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर दी और नई फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, नाम रख रहा हूँ practice.php। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पीएचपी का कोड करना शुरू कर दिया। अब आपके एडिटर को .php से पता लग गया कि ये पीएचपी की फाइल है। यहां तक तो बात ठीक है, ये पीएचपी की फाइल है। बंद करें और यहाँ से दोबारा चलाएं, यहाँ पर नीचे practice.php पड़ी हुई है। इससे मैं लिखता हूँ $a=3। ठीक है। ये मैंने पीएचपी की फाइल डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कर दी। अब मैं गया हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे जाके मैंने देखा फाइल बनी हुई है, practice.php की फाइल है, इसको मैंने ओपन विद कर दिया वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम के। जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास पूरे का पूरा कोड डिस्प्ले हो जाएगा। कोड डिस्प्ले होगा, ना कि उस ए की वैल्यू स्टोर हो रही है, ना कि कहीं पर रिसीव हो रही है, ना वो एक्सेसिबल है। हो क्या रहा है कि आप लोग पीएचपी की फाइल को आपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में जाकर स्टोर कर दिया, वहां से रन कर रहे हो, कभी भी पीएचपी ऐसे नहीं चलेगी। पीएचपी को काम करने के लिए अपाची सर्वर रिक्वायर्ड है, पीएचपी को काम करने के लिए अपाची सर्वर रिक्वायर्ड है। हमेशा अपाची की डायरेक्टरी के अंदर, अपाची अगर आपने एम्प्स के थ्रू किया हुआ है तो WWW की डायरेक्टरी में फोल्डर बनाए, वहां पे पीएचपी की फाइल रखें और लोकल होस्ट से उसको रन करें। और अगर आपने एम्प्स किया हुआ है तो अगर आपने जैम्प किया हुआ है तो htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाएं, वहां से लोकल हो स्लैश उस फोल्डर का नाम और फिर पीएचपी की फाइल रन करें, तो पीएचपी चलेगी। यही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और यही कोड मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं यहाँ से चला रहा हूँ, लोकल हो स्लैश पीएचपी प्रैक्टिस है।
यहाँ से जो कोड चला है वो वैल्यू 3 और 6 दे रहा है। ठीक है, वो कोड हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला। ये सारा कोड मैं कॉपी करके इस फाइल में रख देता हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में बनाई है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को, तो अगेन वो मुझे पूरे का पूरा कोड शो कर देगा, क्योंकि वो इसको एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंसीडर कर रहा है। ब्राउजर, अब याद रखिएगा, आपकी पीएचपी को ब्राउजर नहीं चला रहा होता, आपकी एचटीएमएल को ब्राउजर चला रहा होता है। यानी अगर मैं इस डॉक्यूमेंट्स वाली जो मेरे पास फाइल है, ये डॉक्यूमेंट्स में बना हुआ है पीएचपी प्रैक्टिस की फाइल, इसमें अगर मैं अब एचटीएमएल लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं H1 एक H2 हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो एचटीएमएल चल जाएगी। ठीक है, एचटीएमएल मेरे पास जो है वो वर्कआउट करेगी, लेकिन मेरे पास जो वो है, अपनी जो फाइल है दूसरी, पीएचपी का कोड है, वो काम नहीं करेगा। डॉक टाइप एचटीएमएल बताते हैं ब्राउजर को, इट शुड वर्क। उसको होलली जो है वो डॉट पीएचपी की वजह से कंसिडर कर रहा है कि ये पीएचपी फाइल है, इस वजह से यहाँ पे एचटीएमएल भी काम नहीं कर रही। ठीक है भाई, आई थॉट सो दैट एचटीएमएल शुड वर्क, लेकिन ब्राउजर को एचटीएमएल काम करने के लिए इस एक्सटेंशन को हमें डॉट एचटीएमएल करना पड़ेगा, फिर ब्राउजर इसको चलाएगा। पहले वाला कोड उसने वैसे ही वहां पे शो करवा दिया, लेकिन दूसरे वाले की हेडिंग को उसने चेंज करके एचटीएमएल में हमें इंटरप्रेट करवा के दिखा दिया है। लेकिन पीएचपी की कोई भी फाइल आप डायरेक्ट ऐसे नहीं चला सकते, उसके लिए आपको अगेन वही बात है कि आप जैम्प में जाके एचटीडॉक्स में बनाएं, चाहे एम्प्स में जाकर ट्रिपल डब्ल्यू में बनाएं, वहां पर जाके आप कोड लिखें। तो पहला जो कंसेप्ट है वो था वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मेमोरी का एक स्मॉल यूनिट होता है, जिसमें आप कोई भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। उस डाटा की कोई ना कोई टाइप हो सकती है, डाटा की टाइप इंटीजर हो सकती है, डाटा की टाइप करेक्टर हो सकती है। ए अगर मैंने डाटा टाइप कर दिया, तो इस टाइम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी अल्फाबेटिक ए, और ए प्लस ए बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। 0 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि पहले वाले के अंदर मैंने सिंगल अल्फाबेट करेक्टर ए रखवाया, ए स्टोर हो गया, प्रिंट भी ए हुआ। जब मैंने बी की वैल्यू को प्रिंट किया ए प्लस ए, तो मेरे पास आ गया 0। ये क्या साइंस है, इस पे फिर किसी टाइम बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आप वैल्यू रखते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल का नाम होता है, राइट साइड पे आपकी पूरी एक्सप्रेशन हो सकती है, या सिंगल इंटीजर हो सकता है, या सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, या सिंगल ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो वो जब आप रखेंगे, तो मेमोरी के अंदर एक सेल बनेगा, उस सेल का नाम ए रख दिया जाएगा, या जो भी आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन, जो भी वेरिएबल का नाम रखा है, वो उसका नाम स्टोर हो जाएगा, और आप उसको प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस करके किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द वेरी बेसिक प्रोग्राम इन पीएचपी। इसको आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाएंगे, चीजों को कम्प्लेक्स करते जाएंगे। सारे हमने जो बेसिक समझ लें कंट्रोल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, स्पेशली पीएचपी के, हमने वो सीखने हैं। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं जो सीखने हैं, और देन वी विल बी इंटरेक्टिंग विद आवर डेटाबेस टू स्टोर द डाटा आल्सो यूजिंग माई एसक्यूएल। वो इंटरेक्शन करेंगे, पीएचपी में एक बेसिक वेब पेज बनाएंगे, डाटा स्टोर करवा के डीबी में रखवाएंगे, डीबी से डाटा रिट्रीव करेंगे। जब हम इस लेवल तक चले जाएंगे, देन वी विल मूव टू वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन बैक, ताकि हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स वर्डप्रेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। यहां तक किसी को मसला है तो मुझे बता दें। बेसिक वेब पेज बनाएंगे, डाटा स्टोर करवा के जी, कोई इशू है किसी को यहाँ तक तो बता सकते हैं मुझे। जिनका बैकएंड का ऑलरेडी जिनको आइडिया नहीं है, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, जिनका प्रीवियस डिग्री नहीं है कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि बाद में मुझे शाम को 7-8 बजे, इवन रात को 2-3 बजे लोग मैसेज कर रहे होते हैं। उस टाइम पे तो मुझे अपनी होश नहीं होती। चलें, बेस्ट हो गया। अब आप लोगों ने एक काम करना है, जो कि इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम क्या है कि W3 स्कूल्स को आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन होगा पीएचपी का। ठीक है, पीएचपी का ये सेक्शन है, इस सेक्शन को आपने रीड आउट करना है। ठीक है, और आपने रीड आउट करना है इसको तकरीबन डाटा टाइप तक। ठीक है, ये आज का आपका काम है कि आप इसको डाटा टाइप तक रीड करेंगे, और फर्दर हम इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू वन बाय वन आगे जाते जाएंगे। देन वी विल मूव टू फॉर्म्स,
एंड देन विल मूव टू एडवांस सेक्शन। ठीक है, इन इस एडवांस की कुछ चीजों को करेंगे, देन विल मूव टू एडीटी, जो आपकी दूसरी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं, जो इन बेसिक डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स से निकलती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। हम फिर उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, वहां पे फिर हम नोड और ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट और क्लास, ये सारा कुछ क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम मुझे आ रही थी कल, किसी बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि किसी क्लाइंट के साथ फाइवर के ऊपर बात हो रही है, और वो क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि पहले मुझे ये काम करके दो और फिर जो है मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। HTML किसी ने तो बॉर्डर साइड पे स्पेस कैसे मैनेज करते हैं? बॉर्डर साइड पे स्पेस कैसे मैनेज करते हैं, आपको मुझे वो पिक्चर भेजनी पड़ेगी उस चीज की जो आप पूछ रहे हैं। वैसे नॉर्मली किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें, उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 8 पिक्सल का मार्जिन लग रहा होता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस मार्जिन को जीरो करना होता है। तो जनरलाइज जो आप CSS करते हैं स्टार्ट में, आप मार्जिन वगैरह जीरो कर देते हैं। ठीक है, HTML से भी और बॉडी से भी, ताकि आपके पास फुल वेब पेज की विड्थ अवेलेबल हो, और फिर मजीद उसमें आप काम करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके पिक्सल्स लग रहे होते हैं, तो इसको आप खत्म कर सकते हैं इसके अंदर CSS में जाके। बॉडी और HTML के ऊपर आप प्रॉपर्टी लगाएं, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल और क्लियर बोथ। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको लगानी होती है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज लगा के आप अपनी स्पेस को मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर के अंदर स्पेस देनी है, जैसे अगर मैं इसको एडिट एज HTML करता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ सिंपल, और इस डिव के अंदर मैं कोड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिव बना दी। इस डिव को अगर मैं लेट्स सपोज बॉर्डर लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको मार्जिन टॉप भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इस बॉर्डर और इस टेक्स्ट के दरमियान स्पेस कैसे मैनेज होनी है, तो उसके लिए आप पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैडिंग 4 तरह से होती है। अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये इकट्ठी आपको लगानी पड़ेगी। तो मैं पैडिंग देना चाह रहा हूँ टॉप से 50 पिक्सल की, 50 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया है। और राइट से मैं देना चाह रहा हूँ, अगर 30 मैंने लिखा तो चारों तरफ से 30 लग गई। राइट से मैं देना चाह रहा हूँ 10 पिक्सल की, बॉटम से मैं देना चाह रहा हूँ 25 पिक्सल की, और लेफ्ट से मैं देना चाह रहा हूँ 70 पिक्सल की। ठीक है, तो ये आपने पैडिंग देके अपनी स्पेस को मैनेज कर लिया। अब आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे ही आते हैं डिव के ऊपर या कंप्यूटेड सेक्शन में आए, तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा कि इसकी ऑटोमेटिक हाइट जो है वो 18 है, टेक्स्ट की वजह से। ऊपर पैडिंग 30 है, राइट साइड पे 10 है, लेफ्ट साइड पे 70 है। इस 70 को अगर मैं 170 करता हूँ तो लेफ्ट से देखें और आगे आएगा ये। ठीक है, और नीचे वाली 25 है, तो इस 25 को मैं कम कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको जीरो किया बॉटम वाली को, तो नीचे से पैडिंग खत्म हो गई। तो इस तरह से आप बॉर्डर के अंदर अपने टेक्स्ट के साथ स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फाइवर के ऊपर मैसेज आया किसी क्लाइंट का किसी बच्चे को, और उसने कहा कि मुझे आप ऐसा करें कि वेबसाइट मेरे बनवाना चाह रहा हूँ, $300 का इस प्रोजेक्ट की प्राइस है। तो आप पहले मुझे जो है वो कुछ स्पेसिफिक पेजेस में से डाटा निकाल के दें। तो उस बच्चे ने या बच्ची ने पहले डाटा निकाल के दिया, फिर क्लाइंट ने कहा कि आप ऐसा करें, इस तरह की वेबसाइट बनानी है, आप ऐसा करें कि अपने पास वेबसाइट बना के डाटा निकाल के इस वेबसाइट में डाल के इंपोर्ट करके एक लिंक मुझे भेजें, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। जब आप फाइवर पे काम कर रहे होंगे, फ्रीलांसर पे काम कर रहे होंगे, तो आपको इस तरह के बड़े सारे नमूने मिलेंगे। और नमूनों जब आपको मिलते हैं तो आपका एक काम होता है सबसे पहले उनकी प्रोफाइल देखना, और प्रोफाइल के ऊपर जो आपका क्लाइंट है उसके पास बैच आ रहा होता है कि वो टॉप रेटेड बंदा है, टॉप बायर है, या उसका जो अपना रिव्यूज है वो बता रहे होते हैं कि वो
उसने कब ज्वाइन किया प्लेटफॉर्म को, उसने कितने लोगों को हायर किया हुआ और उसके प्रीवियस कमेंट्स, सेलर्स ने उसके बारे में क्या कमेंट्स दिए हुए, तो एक दफा उस पोर्शन को देख लिया करें। अगर आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट वर्थ डूइंग है, यानी कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ और ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये कह रहा है ये घंटे का काम है या 2 घंटे का काम है, तो आप इतना काम कर दें। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मुझे इस तरह की पूरी वेबसाइट बना के दिखाओ, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो दैट इज रॉन्ग। आप उसे कहेंगे यार $300 का प्रोजेक्ट है, आप ऐसा करें, आप $50 का ऑर्डर प्लेस करें, और मैं आपको जो है एडवांस 30% या 20% काम $50 में करके देता हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर कंटिन्यू होता है तो उस प्रोजेक्ट को फुल आप बाकी 250 का एक ऑर्डर डलवा लें। या कल को अगर आपको $300-400 का कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आप पार्ट्स में ले जाएं। ऐसा ना कीजिएगा कि $400 का ऑर्डर आपने एक ही डलवाया और वो 15 दिन का ऑर्डर है, 20 दिन उस पर लगे काम करने में, 20 दिन आप काम करते रहे, 20 दिन बाद क्लाइंट को आप एक डॉक्यूमेंट भेज दें और वो बाद में उसकी रिवीजन क्रिएट करे, डिस्प्यूट क्रिएट करे और ऑर्डर कैंसिल कर दे। हमेशा अगर आपके पास बड़ा ऑर्डर आ गया है तो आप कोशिश करें उसको स्प्लिट करवा लें, 2 या 3 हिस्सों में स्प्लिट करवा लें। उसके माइलस्टोन्स क्रिएट कर लें कि हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से काम करेंगे, पहले पहले पार्ट में हम, या पहले मॉड्यूल में ये काम करेंगे, दूसरे मॉड्यूल में लेट्स सपोज हम स्टाइलिंग और रिस्पॉन्सिवनेस का काम कर लेंगे, थर्ड मॉड्यूल में लेट्स सपोज हम वैलिडेशन या सोशल शेयरिंग आइकॉन्स या कुछ भी हम इस तरह से काम कर लेंगे। सो आप बाय पार्ट्स काम करें, बाय पार्ट साथ साथ पैसे लें। अगर एक प्रोजेक्ट 20 दिन का है तो उसको आप पर वीक डिवाइड कर लें, यानी 3 वीक्स में 21 डेज में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। पर वीक आप जो है उसकी पेमेंट लेते जाए। आप $400 इकट्ठा ऑर्डर ना लें, आप $400 को 4 ऑर्डर्स में कन्वर्ट करवा लें। उसे कहेंगे भाई मुझे बाय पोर्शन कर दो, $100 का ऑर्डर प्लेस करो, मैं 50 मतलब 25% काम करके तुम्हें देता हूँ। इस तरह से हम, जैसे ही मैं 25 कर लूंगा तुम अगला ऑर्डर प्लेस कर देना, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क। तो इस तरह से क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहेगा और आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, और जरूरत नहीं है आपको किसी के लिए 3-4 दिन फजूल में स्टार्ट में काम करते रहो। अगर कोई टॉप बायर है और उसका काम घंटे 2 घंटे वाला है तो आपको कर्टेसी में कर देना चाहिए, ताकि आप उस बंदे के साथ उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाए और आपको वो प्रोजेक्ट असाइन कर दे। अगर वो काम 2-3 दिन का है तो नेवर डू दैट टास्क विदाउट द नेक्स्ट पर्सन प्लेसिंग द ऑर्डर। जब तक क्लाइंट ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर घंटे 2 घंटे वाली बात है, कोई सजेशन देनी है, कहीं से कुछ चीज डाउनलोड करके देनी है, कुछ छोटा मोटा डाटा निकाल के देना है, तो यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बाद में आपको फायदा देती है। उसको एक रियल बंदे की तलाश होती है जो सही काम करके दे। अगर आप वो रियल बंदे निकल आते हैं तो आपको वो परमानेंटली किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं। जितनी देर तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है और उस पाइपलाइन में जितने प्रोजेक्ट्स मजीद आते जाते हैं उसके लिए वो आपसे कॉन्टेक्ट करते रहते हैं। लेकिन ये तरीकेकार के जी पहले मुझे ये बना के दिखाओ उसके बाद मैं ऐसे ऑर्डर प्लेस करूंगा, दिस इज रॉन्ग। आप उनसे कहेंगे भैया आप फुल ऑर्डर प्लेस ना करें, आप 20, 30, 40 डॉलर्स की एक एडवांस अमाउंट पे करें ताकि मैं अपना काम जो है टाइम उस पर स्पेंड करूं। अदरवाइज आप टाइम स्पेंड करते हैं, उसने ये काम जो आपको दिया वो उसने और 10 लोगों को दिया होगा, 10 लोगों को और मैसेज किया होगा, 10 में से देखेगा, उसको जिसका पसंद आएगा उसको वो हायर कर लेगा, आपको ड्रॉप कर देगा। तो घंटे 2 घंटा आपने किसी के लिए इन्वेस्ट करना आप कर लें। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन किसी के लिए इन्वेस्ट ना करें जब तक वो बंदा गला ऑर्डर प्लेस ना करे। दूसरी चीज, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। जब मैं समटाइम फाइवर की गिग्स के ऊपर बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि गिग्स के ऊपर अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वेरी फर्स्ट की क्या है कि आप उसके सर्च टैग चेंज करें। सर्च टैग चेंज करने से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो दूसरा बेहतरीन हल, आप उस गिग को डिलीट करके दोबारा बनाएं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी गिग्स डिलीट कर देते हैं जो पास्ट में चल रही थी, उन गिग्स पे 3-4 रिव्यूज पड़े हुए हैं और अभी प्रेजेंट में अगर उन पे कोई ऑर्डर नहीं आया तो वो उस गिग को भी डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी गिग्स जिनके ऊपर आपके रिव्यूज पड़े हैं और आप मजीद उस पर काम नहीं मिल रहा तो उन गिग्स के ऊपर आपको ऑफलाइन लोकली कांटेक्ट करके किसी से उस पर ऑर्डर प्लेस करवाना चाहिए, ताकि वो गिग अगर सर्च रैंकिंग से बाहर है तो वो सर्च में दोबारा आनी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसको डिलीट कर दें। हमेशा कभी भी रिव्यूज वाली गिग को डिलीट नहीं करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। और पीएचपी के हवाले से मुझे अगर थोड़ा सा आप बता दें कि कितने लोगों को आती है और कितने लोगों को पीएचपी का नहीं पता, तो क्योंकि मुझे उससे फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे कितना डीप जाना है और कितना टाइम इस पे स्पेंड करना है। तो जिन जिन को आप में से पीएचपी नहीं आती काइंडली कमेंट करके मुझे जरा बता दीजिएगा अभी।
नो आइडिया बिफोर। सर नहीं आती। सर नहीं आती सर। अच्छा, चले हम वेरी स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला कोड हमने आज का लिखा अपना, और सबसे पहले हमने क्या किया कि जैम्प में या ट्रिपल डब्ल्यू के एम्प्स के फोल्डर में जाके एक फोल्डर क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया पीएचपी प्रैक्टिस। उसमें इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से फाइल क्रिएट की। उसमें हमने पहला प्रोग्राम लिखा डॉलर ए इज इक्वल टू 3 और डॉलर बी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर ए। इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो वैल्यूएट होगी और लेफ्ट वाले के अंदर वो ऐड हो जाएगी। सो करना क्या है कि फर्दर हम इससे थोड़ा सा एनहांस करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 फॉर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखना है। what we can do is we can write the marks of 5 people, like marks। अब जब आप वेरिएबल लिख रहे हैं तो आप वेरिएबल 2 वर्ड्स का लिख सकते हैं, और इसमें एक होती है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लोग फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में क्या होता है, अगर 2 वर्ड्स का वेरिएबल है तो पहला अल्फाबेट, पहले लेटर का पहला अल्फाबेट स्मॉल रहेगा। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मार्क्स में लिखता हूँ तो स्टूडेंट का एस स्मॉल रहेगा, और सेकंड वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है, पहला जो लेटर है वो बड़ा होगा, और स्पेस नहीं आएगी दोनों वर्ड्स के अंदर। अंडरस्कोर आ सकती है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेस और डैश यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट मार्क्स 1 के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ कि इस बच्चे के मार्क्स जो है वो 70 है। ठीक है, डॉलर स्टूडेंट मार्क्स 2 जो है उसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ इज इक्वल टू 90। डॉलर स्टूडेंट मार्क्स जो 3 है उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 80। डॉलर स्टूडेंट मार्क्स जो 4 है उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 100। और डॉलर स्टूडेंट मार्क्स 5, स्टूडेंट मार्क्स 5। तो 5 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए और सब में मैंने डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा दी। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 5 मार्क्स ऑफ 5, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 5 रिमूव कर दें। अब मुझे इसकी एवरेज लेनी है। आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर आप किसी चीज की एवरेज लेना चाह रहे हो तो क्या करना होता है कि डॉलर एवरेज का एक वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल टू सारे नंबरों को जमा करें और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स पे आप उसको डिवाइड कर दें। जैसे अगर पहले स्टूडेंट के नंबर लेने हैं तो मैं पहले स्टूडेंट का रेफरेंस दे दूंगा उसके वेरिएबल से। डॉलर स्टूडेंट 1 मार्क्स प्लस डॉलर स्टूडेंट 2 मार्क्स यानी मार्क्स 2 प्लस डॉलर स्टूडेंट मार्क्स 3 प्लस डॉलर स्टूडेंट मार्क्स 4 प्लस डॉलर स्टूडेंट मार्क्स 5। ठीक है, ये हो गया पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और थोड़ी सी राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दो तरह की वैल्यूज को आपस में कंफर्म करने के लिए या वैल्यूएट करने के लिए यूज हो रहा है। लेफ्ट साइड पे पूरी एक्सप्रेशन है, इसको एक ऑपरेंड ले रहा है, और राइट साइड पे पूरी एक्सप्रेशन है, इसको एक ऑपरेंड ले रहा है। ठीक है, यानी कि हो ये रहा है कि ये लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन, ये वाला सारा पोर्शन लेफ्ट है और ये वाला पोर्शन राइट है। तो ये पूरी की पूरी जो लेफ्ट है ये एक एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये राइट पे सिर्फ 5 है, तो इसकी वैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली 5 ही रहेगी, इसकी वैल्यूएशन होनी है। सो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है जहां पे आपको असाइनमेंट करते हुए राइट साइड पे आपने अगेन 2 से 3 स्टेटमेंट दे दी हैं। यानी एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, इससे जो रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट मार्क्स 3 में ऐड होगा, 3 से जो रिजल्ट आएगा 4 में ऐड होगा, 4 से जो रिजल्ट आएगा वो 5 में ऐड होगा। तो पहले ये सारा वैल्यूएट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप जो प्रायोरिटी को मैनेज करने के लिए समटाइम पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज की है। पैरेंथेसिस यूज करने से क्या होता है, पैरेंथेसिस ऑपरेटर ये भी एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्या करता है, प्रायोरिटी दे देता है उस पूरी एक्सप्रेशन को जिसके जिसके बाहर इसको यूज किया हुआ है। तो पहले ये वाली पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, इसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर फिर 5 डिलीट होगा।
अक्सर आप लोग फेसबुक के ऊपर वो देखते हैं, कई लोगों ने इंटेलिजेंस के क्वेश्चन किए होते हैं, उसमें क्या होता है जी, 1 × 3 + 5 / 7, इसका आंसर बताएं जी क्या होगा। तो यहाँ पे अक्सर लोग जो है मेरी तरह के भूल जाते हैं कि डमैस रूल अप्लाई होता है। डमैस रूल में क्या होता है कि सबसे पहले आपके डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन होगी और उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले डिवीजन होगी, 5 / 7 होगा, फिर 3 × 1 होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ से 5 / 7 से और 3 × 1 से वो प्लस हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये डमैस रूल से काम करता है। सो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर राइट साइड पे पूरी की पूरी सबसे पहले राइट साइड वैल्यूट होगी। राइट साइड वैल्यूट होने में नीचे 5 है, उसके ऊपर एक्सप्रेशन है, तो जब ऊपर एक्सप्रेशन है तो ऑटोमेटिकली अगर हम ये ना भी दें तो इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। लेकिन डमैस रूल के मुताबिक देखेंगे तो ये लास्ट वेरिएबल 5 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, डिवीजन होगी, लास्ट वाला वेरिएबल 5 पे डिवाइड हो गया, उसके बाद बाकी सारे वेरिएबल जमा होंगे इस रिजल्ट के अंदर, तो हमारी एवरेज ठीक नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें खुद से प्रायोरिटी सेट करनी है, ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में ले जाए। पैरेंथेसिस का मतलब है कि पहले ये सारा कुछ सॉल्व होगा, जो रिजल्ट आएगा वो 5 पे डिवाइड होगा, और उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो सारे का सारा फिर एवरेज में स्टोर होगा। और अगर आप फिर एवरेज को देखना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज, अगर जिस तरह मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा, स्पेस दे दी, यहाँ इतनी सारी स्पेस दे दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपकी पीएचपी के अंदर स्पेस जो है उससे कोई इशू नहीं आएगा। स्पेस का इशू तब आएगा जब आप वेरिएबल के नाम के अंदर मिस्टेक करेंगे, ठीक है, या फंक्शन के नाम में मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट होगी और इसका रिजल्ट आके स्टोर हो जाएगा एवरेज के अंदर। अब मैं एवरेज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास पीएचपी के अंदर प्रिंट करवाने के लिए दो स्पेसिफिक चीजें हैं। एक है इको का कीवर्ड, इको से मैं कोई भी चीज इको के आगे वेरिएबल लिखूंगा तो वो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। मैं एवरेज को इको करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो मेरे पास एवरेज आ गई 81.4। किस तरह आ गई है, 70 + 90 कितना हो जाएगा, 160, 160 + 80 240, 240 + 100 340, 340 + 60 तकरीबन 400, 407 हो गया। अब 407 डिवाइडेड बाय 5, तो तकरीबन 81.4 आंसर आ गया मेरे पास। इसका मतलब है कि मेरी एवरेज ठीक कैलकुलेट हुई है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स की असाइनमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जो कि आपने करने हैं, और उसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी, उनको आपने फॉलो अप करना है। जैसे यहाँ पे हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाया कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है, जिस तरह स्टूडेंट के कैलकुलेशन के यहाँ पे हमारे पास मार्क्स आ गए, तो यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये मार्क्स किसी इनपुट बॉक्स से आने चाहिए, या किसी फॉर्म से उठाने चाहिए, या किसी फाइल से उठाने चाहिए। राइट नाउ ये मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड एंटर कर दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में हम इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करेंगे। अच्छा जी, महजाज साहब पूछ रहे हैं अगर सिमिलर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाएं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। हाँ, प्रेसिडेंस अगर सिमिलर प्रेसिडेंस के आ जाएं तो लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे ये सिमिलर प्रेसिडेंस है प्लस 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 प्लस, तो लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूएशन होगी। और अगर ऑपरेटर डिफरेंट होंगे तो पहले ऑपरेटर्स की अपनी प्रेसिडेंस होती है, डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, और प्लस प्रेसिडेंस का मतलब है प्रायोरिटी। आपके जो ऑपरेटर्स हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हैं, उनकी अपनी प्रेसिडेंस होती है। यानी कि अगर एक जगह पे प्लस और डिवीजन इकट्ठे आ गए हैं तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से पीछे एक सिस्टम बना हुआ है। पीएचपी के भी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस ऑलरेडी सेट है, उसमें डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और प्लस की कम है। यानी डिवीजन वाला जो वो हाई लेवल पे है, ठीक है, और जो प्लस है वो लो लेवल पे है। तो पहले डिवाइड होगा, कोई भी ऑपरेंड जिसके आगे पीछे डिवीजन यूज हुआ है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो दूसरे में प्लस होगी। तो प्रेसिडेंस का मतलब है प्रायोरिटी। और अगर सिमिलर प्रेसिडेंस के आ जाए, अगर प्लस और माइनस जैसे एक जगह पे यूज हो जाते हैं, तो माइनस और प्लस की तकरीबन प्रेसिडेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सेम है। तो पहले क्या होगा, फिर एक्सप्रेशन, जैसे एक एक्सप्रेशन है $a + $b - $c। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, फिर देखा जाएगा कि इन दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है। प्लस की भी 17 है, माइनस की भी 17 है। तो फिर देखा जाएगा कि अगर सेम प्रेसिडेंस वाले हैं तो फिर लेफ्ट टू राइट ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि पहले लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको राइट वाली एक्सप्रेशन में आपने उसके साथ सॉल्व करना है। ज्यादा इतने गहरे कंसेप्ट में ना आ जाए, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रोग्रामिंग फुल फ्लैश जो है खोल के बैठ जाऊं यहाँ पे, उसमें 3 4 लेक्चर में लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा।
तो एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप उस पूरे एक्सप्रेशन की एवरेज लेंगे। इसके लिए मैंने उसको पैरेंथेसिस में रख दिया ताकि कोई इबाम ना रहे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो 5 पे डिवाइड होगा और इको से एवरेज जो है वो शो हो जाएगी। एक इको की कमांड है और एक प्रिंट फंक्शन है। जहां भी देखेंगे किसी कमांड किसी स्टेटमेंट के साथ ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई है और उसके अंदर आपने कोई चीज वैल्यू दी है और एंड पे सेमीकोलन आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। तो ये प्रिंट पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि पीएचपी जब बनी थी तो उसके अंदर ये फंक्शन लिख दिया गया था। हमें इसकी डेफिनेशन करने की या सिस्टम को समझाने की जरूरत नहीं है प्रिंट का क्या मतलब है। हमने सिर्फ प्रिंट का फंक्शन दिया, उसमें जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है उसका नाम दे दो। एवरेज प्रिंट करवानी है तो एवरेज का नाम दे दो, सेव करो इसको और वापस आके अपने पेज को रिफ्रेश करो। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने इको भी एवरेज को करवाया और प्रिंट भी एवरेज को करवाया। तो एवरेज जो है उसके अंदर 81.4 आंसर आ रहा है। तो यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी ब्राउजर चल रहा है। ये वैल्यू रैम में स्टोर्ड है। जितनी देर तक ये ब्राउजर ऑन है उतनी देर तक एवरेज में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही ये ब्राउजर बंद होगा, टैब बंद होगा, मेमोरी के अंदर से सारे वेरिएबल सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका इको और प्रिंट की स्टेटमेंट काम करती है। और इसके अलावा एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट आर का मतलब है कि आपने रिकर्सिवली प्रिंट करवाना है। रिकर्सिव का मतलब है, रिकर्सिव एक समझ ले कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके फंक्शन के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट इस तरह की लिखी होती है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। जैसे मैं अगर एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ कि 99 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब तक वो जीरो तक ना चला जाए, स्क्वायर रूट से जब तक वो जीरो तक ना चला जाए, लास्ट वैल्यू स्मॉलर नहीं आएगी, तब तक वो ऑटोमेटिकली उस नंबर का एलसीएम फाइंड करता रहेगा। ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल खुद ब खुद होती जाएगी। तो वो रिकर्सिव एक कंसेप्ट है कि रिकर्सिवली आप एक फंक्शन को खुद से कैलकुलेशन उसकी करते जा रहे हैं, उसको बार बार खुद ही से कॉल करवाते जा रहे हैं। रिकर्सिव कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रिंट में और इको में क्या फर्क है? प्रिंट और इको में एज सच कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रिटर्न टाइप का फर्क है। प्रिंट जो है वो कुछ रिटर्न करता है, इको रिटर्न नहीं करता। ठीक है? प्रिंट जो है उसकी कोई रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न फंक्शन की होती है। तो प्रिंट इज अ फंक्शन दैट हैज अ रिटर्न टाइप और दिस इज अ स्टेटमेंट दैट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। सो आई विल कम टू दिस स्टेप व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग फंक्शंस, तब मैं बता दूंगा इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है और ये 1 0 का क्या कंसेप्ट है। रिटर्न टाइप का जिनको पता है उनको आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्रिंट क्या रिटर्न करता है और इको क्या रिटर्न नहीं करता। ठीक है? सिर्फ इतना रिटर्न टाइप का फर्क है, अदरवाइज इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारा बेसिक वेरिएबल का कंसेप्ट था। इसके बाद हमारे पास है जी अपनी पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक चीज जिसे आप बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मैं इसी ट्यूटोरियल के ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि आप कल को इसी को करेंगे अपना फॉलो, तो इसी पे बात करता जाता हूँ। ये वाला पार्ट आपने पढ़ लेना है, मैथ, नंबर, स्ट्रिंग्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पीएचपी इफ एल्स के ऊपर। बाज औकात इस तरह होता है कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग करनी होती है क्या? मुझे लेट सपोज मुझे एक प्रोग्राम, जैसे मैंने लिखा है, इसी प्रोग्राम को एनहांस कर रहा हूँ, डिक्लेयर पास स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं जो वो यहाँ पे मैंने एक तो क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करनी है, दूसरा मुझे डिक्लेयर करना है जो स्टूडेंट पास है। तो हमने लेट सपोज पासिंग मार्क्स क्या रखे हुए हैं, मैं कंडीशन लगा देता हूँ वेयर 70% इज द पासिंग क्राइटेरिया। 70% मार्क्स इज द पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है? यानी 100 में से जिसके 70 नंबर हैं या उससे ऊपर है वो पास है, उससे नीचे वाले सारे फेल हैं। तो अब मुझे इस एट सम पॉइंट डिसीजन मेकिंग करनी है। तो मैं किस तरह से डिसीजन मेकिंग करूंगा कि ये पास है या ये फेल है? तो वहां पे आपको कंपैरिजन ऑपरेटर चाहिए होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है? और इसके अलावा पाइप साइन और एंड। ठीक है? ये आपके यूज होते हैं। और नॉट का एक ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे कंडीशनिंग लगानी है और डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इफ एल्स का। इफ इफ के अंदर आप अपनी कंडीशन दे दें। ठीक है? और एल्स में अगर कंडीशन नहीं फॉलो होती तो क्या काम होना चाहिए, ये एक हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर है।
जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट पास है उसको डिक्लेयर करवा दो कि वो पास है। तो इफ लगाएंगे, अगर मुझे कितनी दफा डिसीजन करना है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच स्टूडेंट है, तो 5 दफा मुझे डिसीजन लेना है। तो मैं 5 दफा डिसीजन ले लेता हूँ। 5 इफ लिख लिए मैंने। याद रखिएगा, इफ अकेला इज रिक्वायर्ड, एल्स पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। एल्स लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखना चाहे बेशक रहने दें। वैसे प्रैक्टिस ये अच्छी होती है कि आप एल्स लिखें। दूसरी चीज, जब भी आप, मैं अब ये बाकी रिमूव कर रहा हूँ, एक सिर्फ अभी एक इफ की बात करूं। जब भी आप इफ लिखेंगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए? इफ स्टूडेंट वन के जो मार्क्स हैं, इफ डॉलर स्टूडेंट वन के मार्क्स जो हैं दोज आर लेस देन 70, या कंडीशन लगा लें स्टूडेंट वन के मार्क्स ग्रेटर हैं और इक्वल हैं 70 के। स्टूडेंट वन के मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल है 70 के। स्टूडेंट वन के मार्क्स इक्वल है 70 के, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों एट अ टाइम चेक होंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में और इक्वल टू 70 वुड बी ट्रू। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये लेफ्ट वाले ओपरेंड को राइट वाले ओपरेंड से कंपेयर करेगा। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे भी आपकी एक एक्सप्रेशन आ सकती है, स्टूडेंट मार्क्स टू यहाँ पे आ सकता है। आप इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगा के पहले इसका रिजल्ट कैलकुलेट करें, उसके बाद उसको राइट वाले से कंपैरिजन कर लें। तो जहां जहां आपका वेरिएबल आ सकता है वहां आपकी स्टेटमेंट आ सकती है। सिर्फ स्टेटमेंट कहाँ नहीं आ सकती? यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता डॉलर एवरेज इज इक्वल टू डॉलर एवरेज 1 या 2। असाइनमेंट में कभी भी लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। असाइनमेंट में हमेशा लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल का नाम आएगा जिसको वैल्यू असाइन हो रही है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ डॉलर स्टूडेंट मार्क्स 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो क्या होना चाहिए? जो भी होना चाहिए, अगर वो एक लाइन की स्टेटमेंट है, क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ प्रिंट करवा दो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन इज पास। ठीक है, ये प्रिंट करवा दो। वरना क्या प्रिंट करवाओ? वरना प्रिंट करवा दो स्टूडेंट वन इज फेल्ड। ठीक है, ये प्रिंट करवा दो। अब ये एक इफ एल्स लिखा गया। अब जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, पीएचपी हमेशा याद रखिएगा इंटरप्रेट होती है। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन इसकी कंडीशंस चेक होती हैं, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चलता है। जिस भी लाइन में एरर होगा वहां पे प्रोग्राम रुक जाएगा। और लेट्स सपोज अगर एरर 22 नंबर लाइन में है, तो पहले वाली जो 21 लाइनें हैं वो सही तरह काम करेंगी, चलेंगी, वो अपना डाटा रैम में स्टोर भी करवाएंगी और वहां पे चलेंगी भी। लेकिन 21 के आगे जो भी लाइन है वो नहीं चलेंगी। ठीक है, तो इंटरप्रेट का ये मतलब होता है। जो कंपाइलेशन होती है, जिस तरह आपकी सी प्लस प्लस कंपाइल होती थी, तो प्रोग्राम जो है वो रन होने से पहले एग्जीक्यूट होता था, कंपाइल होता था, कंपाइल होके उसकी एक मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी एक बाइनरी फाइल बनती थी, और उसके बाद वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती थी, उस बाइनरी फाइल की एग्जीक्यूशन होती थी। तो कंपाइलेशन वाली लैंग्वेज में सबसे पहले पहले पूरे प्रोग्राम की कंडीशंस चेक होती हैं। चेक में कहीं पे भी अगर वो फॉल्ट आता तो प्रोग्राम नहीं चलता। लेकिन पीएचपी क्योंकि इंटरप्रेट होती है, तो जितनी लाइन में एरर नहीं होगा वो चल जाएंगी, जिस लाइन पे एरर होगा वहां पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट मार्क्स 1 अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो इफ वाला पार्ट चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, याद रखिएगा हर इफ एल्स के अंदर आपका जो कंडीशन वाला पार्ट है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये चीज ट्रू रिटर्न करती है तो ये इफ वाला पार्ट चल जाएगा। अगर ये चीज फॉल्स रिटर्न करेगी, अगर यहाँ पे इस कंडीशन का रिस्पॉन्स फॉल्स आ गया, तो ये वाला पार्ट चल जाएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। स्टूडेंट वन इज पास, और उसके आगे मेरे पास जो है वो एवरेज नीचे से प्रिंट हो रही है। एवरेज मैं कमेंट कर रहा हूँ, मुझे प्रिंट नहीं करवानी। स्टूडेंट वन इज पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। स्टूडेंट वन के जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, एंड नहीं और, या 70 या 70 से ऊपर है तो 70 है, या एक कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर मैं इसको 69 कर देता हूँ और अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ,
स्टूडेंट वन इज फेल्ड, क्योंकि स्टूडेंट वन के मार्क्स ना 70 है ना 70 से ऊपर है। तो ये यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे ही यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा, इफ वाले पार्ट को, इस लाइन को इग्नोर कर देगा और एल्स वाले पार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा और यहाँ पे जाकर जो लाइन लिखी होगी उसको चला देगा। तो दिस इज डिसीजन मेकिंग इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हम इफ और एल्स से ओपेरेंड्स और डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेशंस को यूज करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उससे हम जो भी रिजल्ट आता है वो उसकी बेस पे हम या कोड नया करवा लेते हैं या स्क्रीन पे जो प्रिंट करवाना होता है वो करवा लेते हैं। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट वन के मार्क्स 70 है, स्टूडेंट वन पास हो गया, तो क्या करो, स्टूडेंट वन इज पास और स्टूडेंट वन को कंग्रेचुलेशन भी कह दो, ये भी काम कर दो। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर कहीं भी इफ के अंदर आपने दो काम परफॉर्म करवाने हैं, आप चाहते हैं इफ का रिजल्ट अगर ट्रू आए तो ये दो काम हो जाए, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चाहिए। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका आता है करली ब्रेसेस से। तो आप जो भी कोड लिखेंगे वो ब्लॉक बनाकर लिखेंगे, कभी भी सिंगल लाइन में कोड नहीं लिखेंगे। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू होने पे आपको एक ही काम परफॉर्म करना है तो आप विदाउट ब्लॉक लिख सकते हैं। यानी इफ के बाद आपने अगली लाइन में कोड लिखा, उसके बाद एल स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर दो लाइनों का काम आपने करवाना है तो हमेशा ब्लॉक यूज करना है, वरना क्या होगा कि लॉजिकली ये इस इफ के ट्रू होने पे चल रही होगी और ये हमेशा वैसी चलती रहेगी, ये इस इफ के फॉल्स होने पे भी चल जाएगी फिर। ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको यूज करना चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप वैसी बीइंग अ स्टार्टर प्रोग्रामर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से चलें। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एल्स का भी होता है। अगर सिंगल लाइन है ब्लॉक नहीं देंगे एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर मल्टी लाइन है ब्लॉक नहीं देंगे तो फिर लॉजिकल एरर आएगा कि आपकी एक लाइन तो एल से चल रही होगी, दूसरी हमेशा चलती जाया करेगी। ठीक है। तो इफ और एल्स, तो अब 70 से अगर बड़ा या 70 है या 70 से बड़ा तो ये दो लाइनें चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब 69 की कंडीशन, बल्कि यहाँ पे 70 करते हैं और यहाँ पे ऊपर 70 कर लेते हैं। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। स्टूडेंट वन इज पास और आगे आ गया कंग्रेचुलेशन। अब मैं चाहता हूँ ये कंग्रेचुलेशन आए लेकिन इन दोनों के दरमियान एक जो है वो लाइन का फर्क आए। तो उसके लिए आप प्रिंट करें, और प्रिंट के अंदर ये जो डबल कोट्स हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रिंग। आज हमने डाटा टाइप्स देखी थी, उसमें हमने अरे और स्ट्रिंग की बात की थी। स्ट्रिंग में मैंने आपको बोला था कि एडजेसेंट स्पेसिस पे करेक्टर्स होंगे। जैसे एडजेसेंट स्पेसिस, पहली स्पेस, एडजेसेंट का मतलब है साथ वाली दूसरी, साथ वाली तीसरी, साथ वाली चौथी, साथ वाली पांचवी, उन सब पे करेक्टर्स आ रहे हैं। ये सारे करेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये स्ट्रिंग भी है और करेक्टर भी है। ये सिंगल एस अगर आ जाता तो ये स्ट्रिंग भी है और करेक्टर भी है। लेकिन इसको जब हम मल्टी बड़ी लाइन में ले आएंगे तो इसको फिर हम करेक्टर नहीं कह सकते, ये ज्यादा सारे करेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो पीएचपी के अंदर आपकी एचटीएमएल भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। ठीक है। आप एचटीएमएल को स्ट्रिंग की जगह पे लिख सकते हैं। ब्राउजर उसके साथ जब ये ब्रैकेट्स देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा कि ये एचटीएमएल लैंग्वेज है, और उस टैग की जो भी वैल्यू होगी उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। यानी इस टैग की वैल्यू क्या है, एक ब्रेक लाइन। ठीक है। तो ये ब्रेक लाइन क्या करेगी, वहां पे एक खाली लाइन एंटर करवा देगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेक लाइन क्या कर रही है, ब्राउजर को समझ आ गया ब्रेक का मतलब है स्पेस दो, अगला कंटेंट नीचे वाली लाइन में ले जाओ। तो कंग्रेचुलेशन नीचे आ गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने एक काम करना है, अगेन W3 स्कूल से यहाँ से पीएचपी होम से शुरू करें, और इसको तकरीबन आज आप डाटा टाइप स्ट्रिंग्स डाटा टाइप तक पढ़ लें तो दैट इज एनफ। और आगे स्ट्रिंग्स नंबर्स ये चीजें हमारी चलती जाया करेंगी, आगे सारे स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीजें एक दफा हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हम लोग डाटाबेस की तरफ मूव करेंगे कि परसिस्टेंट डाटा कैसे स्टोर होता है, डायनामिक जो एक वेबसाइट है वो कैसे बनती है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। यस, देर आर सेवरल मेथड्स। जो आसान है मैं वो बता रहा हूँ। स्लैश एन भी आप यूज कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। मैं मोस्टली जो अपने कॉमन चीजें यूज करता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करता जाऊंगा। बाकी इंटरनेट पे 1700 तरीके होंगे हर चीज के लिए। तो
उनको मैं नहीं कहता कि वो गलत है, वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट 10 मिनट्स आप लोगों के लिए कुछ चीज़ है, पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। आई कैन नॉट स्टार्ट एनी न्यू कंसेप्ट राइट नाउ, सो एनीथिंग इफ यू वांट आस्क मी, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। गिग्स आप लोगों की कंप्लीट हो गई है फाइवर की? फाइवर पे कम्युनिकेशन करें, लोग आते हैं आपको मैसेज करते हैं, उनको कोई आपको कहता है ये करके दिखाएं, उसे कहें जी मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ अपने रीसेंट पोर्टफोलियो आइटम शेयर कर रहा हूँ। 2 3 4 वेबसाइट्स के मैं आपके ग्रुप के अंदर एक पोस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ 7 8 वेबसाइट्स हैं जिनको आप एज एन एग्जांपल पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं, उनको क्लाइंट्स के साथ शेयर करें और उनसे कहेंगे भाई अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमें दें, अपनी पूरी रिक्वायरमेंट शेयर करें और ऑर्डर प्लेस करें सो वी कैन स्टार्ट द जॉब। और ये कोई तरीका नहीं है कि कोई आपको मैसेज करे पहले ये करके दिखाओ तो फिर ऐसे होगा तो वैसे होगा, सो दिस इज ऑल टोटली बुलशिट। इससे बेहतर है कि आप अपवर्क के ऊपर बिड करके कोई अच्छा क्लाइंट जो है वो फाइंड आउट कर लें। स्टार्ट में फाइवर पे इस तरह के मसले आपको आएंगे, फ्रीलांसर पे भी इस तरह के काफी मसले आएंगे, लेकिन फोकस आपका राइट नाउ 2 प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, वन इज फाइवर एंड द अदर वन इज अपवर्क। अपवर्क की मैंने आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखने को कहा था, उम्मीद है कि सब लोगों ने पूरी कर ली होगी। और मेरे पास जो प्रोफाइल लिंक फॉर्म है उसमें अभी तक मेरे पास कैंडिडेट्स के जो डाटा है वो बहुत कम है। यानी अपवर्क का तकरीबन 33 लोगों का डाटा है और अपवर्क का 25 लोगों का है और फ्रीलांसर का लाइक 33 लोगों का है, बाकी फाइवर का 50+ है। सो जिन लोगों ने प्रोफाइल लिंक्स अभी तक सबमिट नहीं करा है अपवर्क के फ्रीलांसर के, काइंडली प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दें कम अज कम, ताकि मैं इसको डिवाइड कर सकूं कि मैंने किस तरह से लेक्चर्स को डिवाइस करना है और कितने लोगों को किस दिन उनकी प्रोफाइल को देख के उनके जो फॉल्ट्स हैं वो बताने और उनसे कहना है कि वो उसे फिक्स करें। एक दफा डाटा मेरे पास पूरा जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। तो दूसरे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं अटेंडेंस के और दूसरे मसाइल के, तो अटेंडेंस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो यू शुड कॉन्टेक्ट योर लैब मैनेजर। ठीक है, वो उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। आप जेहलम से हैं या सियालकोट से हैं तो आप जेहलम के लैब मैनेजर को कांटेक्ट कर लें, सियालकोट से हैं तो सियालकोट के लैब मैनेजर को कांटेक्ट कर लें, तो वो आपके इस मामले में गाइड कर देंगे। मेरा ज्यादा काम आपके साथ ट्रेनिंग के हवाले से है, या आपको एज सच कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसका इंटरनेट पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल सका, आपने बहुत फाइंड आउट किया है, तो वहां पे जाके किसी पॉइंट पे मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। अदरवाइज प्राइमरी चीज आपके साथ मैंने जो शेयर किया दैट इज 2 आवर्स लेक्चर जो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ ऑलरेडी एंगेज हूँ उस मामले में। सो थोड़ा सा खुद से काम करना शुरू करें, अपनी फाइवर की गिग्स जो है उनको कंप्लीट करें, उनकी रैंकिंग चेक करें। गूगल जो फाइवर के ऊपर सर्च आता है उसमें बार बार सर्च करके चेक करें कि आप किस पेज के ऊपर आ रहे हैं फाइवर पे, क्यों उस पेज पे आ रहे हैं, और बाकी जब आपने गिग बनाई है तो आपने रेलेवेंस और बेस्ट सेलर्स को कंपेयर किया है, उनके साथ आपने अपने पैकेज को कंपेयर किया है, उनके साथ आप अपने सर्च टैग को आपने कंपेयर किया है। और कुछ लोगों को अल्लाह का शुक्र है क्यूरीज आना शुरू हो गई हैं, काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। आई वाज नेवर हैविंग एनी आइडिया कि आप इतनी जल्दी रिजल्ट आना शुरू होगा। काफी सारे बच्चों को फाइवर के ऊपर एक बच्चे ने कोई 2 ऑर्डर्स कंप्लीट भी किए हैं, तो इस तरह की क्यूरीज आप लोगों को आ रही है, तो क्यूरीज को अब ऑर्डर्स में कन्वर्ट करें आप। बजाय इसके कि आप मेरा वेट करते रहे मैं अवेलेबल हूं या नहीं, आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करें, उसका मैसेज आए उसे रिस्पॉन्स दें कि यस आई एम हैविंग अ लुक एट योर रिक्वायरमेंट्स, आई एम लेट मी हैव अ लुक एट योर रिक्वायरमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू इन अ व्हाइल। इतने मैसेज का मतलब ये है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ने लगे और आपको जैसी समझ आती क्या करना है आप उसे मैसेज वापस करेंगे। सो उसको भी समझ आ जाएगी कि ये बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे टाइम लगा रहा है, सो यू शुड कॉन्टेक्ट हिम बैक विद इन 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। अगर 5 मिनट में आपको समझ आ जाती है क्या काम करना है, 5 मिनट में आप उसको रिस्पॉन्ड बैक करें और फिर वहां पे उस बंदे के साथ आप देखें, कम्युनिकेशन करते हुए आपको आइडिया लगाना है कि किस बंदे को किस तरह से डील करना है। उस जगह पे मैं नहीं हूँ। काफी सारे लोग काफी सारे पैंतरे फेंकते हैं, जैसे एक पहले मैंने आपको बताया कि आप ये काम करके देंगे तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, इस तरह से प्रोफेशनल बंदा नहीं करता। प्रोफेशनल बंदे का काम होता है आपसे रिक्वायरमेंट आपको दिखाता है, आपसे पूछता है आप कर सकते हैं, अच्छा पास्ट में आपने कोई इस तरह का काम किया हुआ है, जी सर मैंने ये काम किया है, यहाँ यहाँ ये ऑनलाइन पड़ा है, वो आपसे पूछेगा देखेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा मेरे काम में आपको कितना टाइम लगेगा और क्या एस्टिमेट प्राइस है, तो आप उसे अपनी एस्टिमेटेड प्राइस और टाइम दोनों बताओगे। और उसके बाद वो अगर वो उसके ऊपर कोई अपनी वो शो करता है कंसर्न्स के ये प्राइस बहुत ज्यादा है, ये टाइम जो है बहुत ज्यादा है, तो फिर आप जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं प्राइस के अंदर के प्राइस इतनी नहीं इतनी कर लें और टाइम को ऐसे ऐसे मैनेज कर लेते हैं
थर्ड चीज क्या है कि आप जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी भी अपने आप को डीवैल्यू ना करें। क्लाइंट से बात करते हैं उसे बताएं कि भाई मैं क्वालिटी का काम करता हूँ और आपको क्वालिटी सर्विस ही प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है या स्टार्ट में आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो उसका बेहतर हल ये है कि हम 30% जो पेमेंट है उसको एडवांस रखते हैं, क्वार्टर पेस करते हैं और काम करते हैं। तो जो 30% एडवांस पेमेंट का मैं काम आपको करके दूंगा, अगर आपको वो ठीक लगता है वो, तो वी कैन कंटिन्यू विद द फर्दर वर्क। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो 2 दिन लगा के काम करके दें, उसके बाद क्लाइंट का दिल करे ऑर्डर प्लेस करे, दिल करे ना करे। इस तरह से नहीं होता। बूटस्ट्रैप से हर साइट बना सकते हैं, अलग से मीडिया क्वेरीज बनाए बिना। बूटस्ट्रैप से हर चीज बन सकती है, लेकिन मीडिया क्वेरीज आपको एट सम पॉइंट लगानी ही पड़ेगी जब आपको किसी चीज को मोबाइल लेआउट पे डिफरेंट तरीके से शो करना है और डेस्कटॉप पे किसी और तरीके से शो करना है, तब आपको मीडिया क्वेरीज चाहिए। वैसे रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो जो भी कंटेंट होगा आपका, अगर आपने अपनी सीएसएस में विड्थ परसेंटेजेस पे दी हुई है, आपने जो फिक्स विड्थ वो नहीं दी, डायरेक्ट पिक्सेल्स में नहीं दी, हर जगह आपने डिव के अंदर विड्थ परसेंटेज में दी है, तो बाकी रिस्पॉन्सिवनेस को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा बूटस्ट्रैप के मोबाइल लेआउट पे कितने कॉलम होने चाहिए, कौन सा डाटा किस तरह से होना चाहिए। आपका काम यह है कि आपने एचटीएमएल में रैपर ठीक यूज करने हैं। जहां जहां आपको लगता है कि ये वाली जो डिव है वो मोबाइल पे छोटी होनी चाहिए या मोबाइल पे 12 कॉलम की होनी चाहिए और डेस्कटॉप पे 6 की होनी चाहिए, तो आपने प्रॉपर अगर क्लासेस यूज की हुई है तो बूटस्ट्रैप उसे मैनेज करता जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां पे आपको एक ही बूटस्ट्रैप की ही स्टाइलिंग वाली डिव को डेस्कटॉप पे किसी और तरीके से शो करवाना है, मोबाइल पे किसी और तरीके से शो करवाना, तो फिर आपको मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। चलें जी, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन किसी का हो रिगार्डिंग दिस, और इफ समवन हैज एनी इशू विद देयर क्लाइंट, यू कैन डिस्कस विद मी। बाकी फाइवर की क्यूरीज को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, सीखें, साथ साथ मैसेज आए उसका रिस्पॉन्स करें, अगले बंदे को अपनी वैल्यू बताएं। कुछ पोर्टफोलियो लिंक्स गूगल पे से जाके अच्छी वेबसाइट्स निकाल लें, उनको एज अ पोर्टफोलियो यूज कर लें, या अपने सोशल सर्कल से मुराद ये है कि जिन लोगों के साथ आपने ग्रेजुएशन की थी या जिन लोगों को आप डेली मिलते हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं, उनसे आप कुछ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिंक ले सकते हैं। उनसे कहेंगे भाई हमने कुछ काम करवाना, आप काइंडली अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, तो वो कुछ वेबसाइट के लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनको भी एज अ पोर्टफोलियो, योर ओन पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं। ताकि देखें जिस क्लाइंट को जो चीज चाहिए, एक बंदे को एक वेबसाइट चाहिए जो सिर्फ बिजनेस के ऊपर है, यानी बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उससे रिलेटेड साइट चाहिए, तो वो एग्जाम्पल भी उस तरह की मांग रहा होगा। तो आपके पास तकरीबन हर नीश की एग्जांपल होनी चाहिए। एजुकेशन नीश की एग्जांपल हो, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उसकी नीश की एग्जांपल हो, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज की एग्जांपल हो, आपके पास मेंबरशिप साइट्स की एग्जांपल हो, तो हर पोर्टफोलियो की आपके पास एक दो एग्जांपल होनी चाहिए। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको वो एग्जांपल शो ऑफ करे और उसे कहेंगे ठीक है, मैं और पहला काम आपके साथ, मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ प्राइस के अंदर, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वी कैन स्टार्ट विद वेरी मिनिमम अमाउंट और वेरी मिनिमम फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं इनको फुलफिल करता हूँ आपकी मतलब उसके मुताबिक, कोप के मुताबिक, तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट। सो काम लेने करने के काफी तरीके हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल अड़ जाएं या अगला बंदा बिल्कुल अड़ जाए, कहीं आपको लचक दिखानी होती है, कहीं अगले बंदे को दिखानी होती है। तो ये चीजें आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आपकी स्किल जो है वो प्रॉपर हो जाए, ताकि जब हम अपवर्क की खोलें, जॉब डिस्क्रिप्शन अपवर्क की खोलें, तब आप में से किसी को ये फियर ना हो कि मैंने जी ये देखा, ये तो बड़ा कम्प्लेक्स है, मैं कर नहीं सकता। ये मेरी फर्स्ट जो है वो मेरा गोल है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।